कमान मुख्यालय के शानदार परिसर में सुबह की ठंडी और नम हवा डामर पर भारी पड़ रही थी। भोर की धुंध में डूबे परेड ग्राउंड के पार पहाड़ों की धुंधली रूपरेखा धुले हुए काले स्याही के स्ट्रोक की तरह लग रही थी। आज कमान स्तर की संयुक्त रणनीति बैठक का दिन था। सुबह तड़के से ही मुख्यालय में तनाव का माहौल था। कमान के अधीन इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले कमांडर और प्रमुख स्टाफ अधिकारी आने लगे थे। शांत गलियारों में उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी, जो धीमी बातचीत के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत का संकेत दे रही थी। विशाल प्रतीक्षा कक्ष में दर्जनों अधिकारी जमा हो चुके थे। रैंक, यूनिट या शाखा की परवाह किए बिना वे एक दूसरे से अजीब तरह से अभिवादन कर रहे थे या छोटे समूहों में इकट्ठा होकर आने वाली बैठक के बारे में जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे और बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उस तनाव के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आभा बिल्कुल अलग थी। वह थे मेजर इन्फेंट्री विक्रम सिंह राठौर, एक बटालियन कमांडर। अपनी अतिरंजित हरकतों और गरजती आवाज के साथ वह ध्यान का केंद्र बने हुए थे। हमेशा की तरह कुछ जूनियर अधिकारी उन्हें घेरे हुए थे, जबकि वह अपनी वीरता की कहानियां सुनाने में व्यस्त थे, जो शायद सच थीं या सिर्फ डींगे। मेजर राठौर एक क्लासिक किस्म के इंसान थे, जो वरिष्ठों की चापलूसी करते और अधीनस्थों पर रौब जमाते थे। अपने वरिष्ठों के सामने वह ऐसे व्यवहार करते जैसे वह अपना दिल भी निकाल कर दे देंगे, लेकिन अपने अधीनस्थों या कम रैंक वाले अधिकारियों के प्रति वह अपनी शक्ति दिखाने में कोई संकोच नहीं करते थे। उनका यह रवैया उनकी यूनिट में एक खुला रहस्य था। वह विशेष रूप से उन जूनियरों के प्रति बहुत निंदक और तिरस्कारपूर्ण थे, जिन्हें वह खुद से अधिक बुद्धिमान या बेहतर पृष्ठभूमि वाला मानते थे। इस बार का ऑपरेशन प्लान, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, कल रात मैंने जीओसी साहब के साथ आमने सामने चर्चा की थी। मैंने कुछ विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, विक्रम, तुम सच में मेरे दाहिने हाथ हो। उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज तेज रखी ताकि कमरे में मौजूद हर कोई सुन सके। कुछ अधिकारियों ने उन पर एक संक्षिप्त नजर डाली, लेकिन अधिकांश ने अनसुना करने का नाटक किया और अपनी बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया। मेजर राठौर की डींगें कोई नई बात नहीं थीं और हर कोई इसका आदी हो चुका था, लेकिन राठौर ने उन निगाहों को ध्यान और प्रशंसा का संकेत समझ लिया। वह और भी अहंकारी हो गए। उनकी आंखें कमरे में घूमती रहीं, एक नए शिकार की तलाश में। उनकी नजर एक लकड़बग्घे की तरह थी जो एक कमजोर लक्ष्य को देख रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके अधिकार को प्रदर्शित करने का निशाना बन सके। तभी प्रतीक्षा कक्ष का दरवाजा धीरे से खुला और एक अधिकारी अंदर आया। वह अधिकारी लड़ाकू वर्दी में एक महिला S82 ओंको कान दोस्ता कान दोस्ता पड़ी कान दो को थी। शांत और दृढ़ कदमों के साथ वह अंदर के शोरगुल वाले माहौल के विपरीत अंदर आई। उसका चेहरा अपरिचित लग रहा था। उसके रैंक के प्रतीक चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, जो उसकी वर्दी के कॉलर से ढके हुए थे, लेकिन उसके सीधे आसन और तेज निगाहों से सैन्य दुनिया में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। उसकी उपस्थिति ने प्रतीक्षा कक्ष में एक छोटी सी हलचल पैदा कर दी। अधिकांश अधिकारियों ने बस एक पल के लिए देखा और फिर बातचीत करने लगे, लेकिन कुछ ने उसे जिज्ञासा और सतर्कता के मिश्रण से ऊपर से नीचे तक देखा। यह कमान स्तर की मुख्य रणनीति बैठक के लिए प्रतीक्षा कक्ष था। एक महिला अधिकारी की उपस्थिति, विशेष रूप से एक कमांडर की, एक बहुत ही दुर्लभ बात थी। मेजर राठौर की आंखें चमक उठीं। उनके लिए वह महिला एक आदर्श शिकार थी, एक नया चेहरा और सबसे बढ़कर एक औरत। अपने अधिकार और मर्दानगी का प्रदर्शन करने के लिए इससे बेहतर कोई लक्ष्य नहीं हो सकता था। अपने होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी कहानी रोक दी और उस महिला की ओर मुड़ गए, यह महसूस करते हुए कि लोगों की निगाहें उन पर टिकी हैं। उनके कंधे और भी अकड़ गए। हे, तुम वहां! राठौर की आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि कमरे का सारा शोर तुरंत शांत हो गया। महिला अधिकारी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। उसने बस शांति से राठौर को देखा। उसकी शांत मुद्रा ने राठौर को और भी नाराज कर दिया। वह बड़े बड़े कदम उठाकर उसके पास गया। उसके पीछे चलने वाले कुछ जूनियर अधिकारी खिलखिलाए, जैसे कोई दिलचस्प तमाशा होने वाला हो। तुमने इसे क्या समझ रखा है? यहां लापरवाही से घुसने की हिम्मत कैसे हुई?
एक महिला का सैन्य रणनीति बैठक में क्या काम है? राठौर के शब्द उपहास और अपमान से भरे थे। प्रतीक्षा कक्ष में हवा तुरंत ठंडी हो गई। अन्य अधिकारी असहज दिखे। कुछ ने अपना चेहरा फेर लिया, दूसरों ने अजीब तरह से खांसा, लेकिन किसी ने भी राठौर को रोकने की हिम्मत नहीं की। वे सभी जीओसी और डिवीजन कमांडरों की छाया से वाकिफ थे, जो उसके संरक्षक थे। उस सन्नाटे के बीच राठौर का अहंकार और भी बढ़ गया। तुम्हारे लिए यहां कोई सीट नहीं है, जाओ कोने में चुपचाप खड़ी हो जाओ, नहीं तो हमारे लिए चाय बनाओ। उन्होंने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। उनकी असभ्य टिप्पणी पर उनके आसपास के कुछ अधिकारियों की हंसी छूट गई। महिला अधिकारी ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप राठौर को देखा। उस गहरी चुप्पी ने राठौर को और भी बेचैन कर दिया। उसे लगा कि उसके शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा है और कई लोगों के सामने उसका दबदबा कम हो रहा है। गुस्सा चरम पर पहुंच गया। जंकार के लाकर एक बात भी ऐसे, अभी एक बात मजगतर ऐसे की रणनीति हम मर्दों का काम है जो अपना दिमाग खपाते हैं। तुम्हारे जैसी औरत के होने से बैठक का माहौल ही खराब होगा, समझी? राठौर एक कदम और आगे बढ़ा, अपनी आवाज को उस महिला के चेहरे के ठीक सामने ऊंचा करते हुए। उसके मुंह से आती चाय की बासी महक अधिकारी की नाक तक पहुंची, लेकिन वह महिला एक चट्टान की तरह अडिग रही, जो लहरों के प्रहार को झेल रही हो। उसके इस रवैये ने राठौर के अहंकार को और भी भड़का दिया। वह सभी के सामने अपनी महानता दिखाने के लिए उस महिला को पूरी तरह से झुकाना चाहता था। महिला अधिकारी जैसे कि अब उससे और उलझना नहीं चाहती थी, एक खाली कुर्सी की तलाश में शांति से मुड़ी। जैसे ही वह बैठने वाली थी, राठौर ने तेजी से उसका रास्ता रोक दिया। कहां बैठने जा रही हो? मैंने कहा ना खड़ी रहो। उसकी डांट ने एक बार फिर कमरे में सभी का ध्यान खींचा। स्थिति अब ठीक नहीं हो सकती थी। कुछ समझदार अधिकारियों ने माथे पर बल डालकर उठने में संकोच किया, लेकिन राठौर की पागल निगाहों ने उन्हें रोक दिया। राठौर ने अपना आपा खो दिया था। इतनी महत्वपूर्ण बैठक में केवल जनरलों को ही शामिल होना चाहिए। इस देश के लिए जिम्मेदार मर्द। तुम्हारे जैसी औरत की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए बाहर इंतजार करो। अचानक प्रतीक्षा कक्ष में सन्नाटा छा गया, जैसे बर्फीले पानी से धो दिया गया हो। सभी आवाजें गायब हो गईं, केवल राठौर की हांफती हुई सांसें बची थीं। अधिकारियों की निगाहें अब राठौर और महिला अधिकारी पर टिकी थीं। सबने अपनी सांस रोक ली, यह इंतजार करते हुए कि आगे क्या होगा। उन्होंने महसूस किया कि कुछ असाधारण होने वाला है, और उसी क्षण प्रतीक्षा कक्ष का भारी दरवाजा फिर से खुला। कमांडिंग जनरल, चीफ ऑफ स्टाफ और डिवीजन कमांडर प्रकट हुए। यह संकेत था कि बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है। अधिकारी एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और सलामी दी। राठौर भी जल्दी से मुड़ा और सलामी दी। जनरल ने सभी अधिकारियों पर अपनी नजर घुमाते हुए प्रवेश किया। उनकी आंखें एक बिंदु पर रुक गईं, उस महिला अधिकारी पर जो अभी भी राठौर द्वारा बाधित खड़ी थी। जनरल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। सभी बैठ जाएं। बैठक शुरू करने से पहले मैं एक नए अधिकारी का परिचय कराना चाहता हूं जो हमारे साथ शामिल हुए हैं। जनरल के आदेश पर अधिकारी शांति से बैठ गए। राठौर मिश्रित भावनाओं के साथ अपनी सीट पर लौट आया, अभी भी गुस्से से भरा हुआ। उसने महिला अधिकारी की ओर व्यंग्यात्मक रूप से देखा और नाक सिकोड़ी। जनरल ने महिला अधिकारी को इशारा किया, कृपया आगे आएं। महिला अधिकारी शांति से उठी और आगे चली गई। जब वह जनरल के बगल में खड़ी हुई तो सभी की निगाहें एक बार फिर उस पर टिक गईं। उस समय तक अधिकांश अधिकारियों ने सोचा था कि वह कमान मुख्यालय में एक नई स्टाफ सदस्य है, लेकिन जनरल के मुंह से निकले अगले शब्दों ने कमरे में मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। आज से यह पैरा स्पेशल फोर्सेस की नई जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जो हमारी गौरवशाली विशिष्ट लड़ाकू बल का नेतृत्व करेंगी। आइए हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। पैरा एसएफ की नई जनरल। ये शब्द एक विशाल हथौड़े की तरह पूरे कमरे में गूंजे। सब जम गए। राठौर को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना है। पीले चेहरे के साथ उसने महिला अधिकारी को देखा। या यूं कहें कि पैरा एसएफ की नई जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के 3 सितारे, जो उसकी वर्दी के कॉलर के पीछे छिपे होने चाहिए थे, उसकी आंखों के सामने चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसके आसपास की सभी आवाजें गायब हो गईं। केवल उसके अपने दिल की धड़कन बची थी, जो मानो बाहर निकल आएगी। उसने जो भी अपमान अभी अभी किए थे, वे तेज चाकू बनकर उसके दिल में चुभ रहे थे।
प्रतीक्षा कक्ष में मौजूद सभी अधिकारी एक साथ राठौर की ओर मुड़े। उनकी निगाहों में अब जिज्ञासा या सतर्कता नहीं थी, बल्कि राठौर के प्रति गहरी प्रशंसा, भय और दया का भाव था। महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल आरती शर्मा, पैरा एसएफ की नई जनरल, बिना हिले डुले उन सभी निगाहों को स्वीकार करते हुए सीधी खड़ी रहीं। फिर उनकी ठंडी और गहरी आंखें धीरे धीरे राठौर की ओर मुड़ीं। राठौर को लगा कि उसके शरीर का सारा खून सूख गया है। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उसका दिल उसके टारकगर पैरों के तलवों तक गिर गया था। कुछ पल पहले जो उसका अहंकारी और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व था, वह बहुत दूर महसूस हो रहा था, जैसे कि वह कोई और व्यक्ति हो। पैरा एसएफ की जनरल, पैरा एसएफ की नई जनरल, सेना की सबसे शक्तिशाली लड़ाकू इकाई की सर्वोच्च कमांडर, सेना प्रमुख की विश्वास पात्र। यह तथ्य कि यह पद एक महिला द्वारा भरा गया था, अपने आप में अविश्वसनीय था। लेकिन इससे भी भयानक बात यह थी कि उसने उस कमांडर के साथ अभी क्या किया था। एक महिला का सैन्य रणनीति बैठक में क्या काम है? कोने में खड़ी रहो, हमारे लिए चाय बनाओ। जंग की रणनीति मर्दों का काम है। तुम्हारे जैसी औरत बाहर इंतजार करो। उसके कहे शब्द भूतों की तरह उसके कानों में गूंज रहे थे। प्रत्येक शब्द एक वरिष्ठ अधिकारी का गंभीर अपमान और अवज्ञा थी, जो उसे कोर्ट मार्शल तक ले जा सकती थी। उसके चारों ओर की दुनिया धीमी गति में चलती हुई लग रही थी। जनरल द्वारा परिचय के बाद हिचकिचाती हुई तालियां दूर से गड़गड़ाहट की तरह गूंजीं। अधिकारी खड़े हुए और नई जनरल के लिए तालियां बजाईं, लेकिन उनकी आंखें राठौर से नहीं हटीं। कुछ ने उसे ताना मारते हुए मुस्कान के साथ देखा, दूसरों ने दया से सिर हिलाया और कुछ ने उसे संतुष्टि भरी निगाहों से देखा। राठौर को लगा जैसे उसे बीच चौराहे पर नंगा कर दिया गया हो। अत्यधिक शर्म और भय ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसके हथेलियों से ठंडा पसीना बह रहा था, जिससे उसकी पीठ भीग गई। अकड़ी हुई गर्दन के साथ उसने लेफ्टिनेंट जनरल आरती शर्मा को देखने की हिम्मत की। मंच पर उनका चेहरा भावहीन बना रहा। दर्जनों अधिकारियों से जटिल निगाहें और अजीब तालियां प्राप्त करने के बावजूद वह एक शांत पहाड़ी झील की तरह शांत रहीं। उनकी निगाहें अब राठौर पर नहीं थीं, जैसे विक्रम सिंह राठौर नाम का कोई व्यक्ति वहां कभी था ही नहीं। उन्होंने अपनी निगाहें धीरे धीरे और शांति से पूरे कमरे में घुमाईं। जहां भी उनकी नजर पड़ती, अधिकारी अनजाने में सीधे बैठ जाते और अपना थूक निगल लेते। उनकी निगाहों में कुछ डरावना था। यह एक तेज आभा थी जो इस्पात से बनी थी, जो केवल उन लोगों के पास होती है जो वर्षों के चरम प्रशिक्षण और वास्तविक युद्ध से गुजरे हों। जैसे ही तालियां थमी, लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने जनरल की ओर थोड़ा सिर झुकाया और फिर अधिकारियों का सामना करने के लिए मुड़ी। जब उन्होंने बोलना शुरू करने के लिए सांस ली, तो एक घुटन भरी चुप्पी कमरे में छा गई। राठौर ने सोचा कि जब उस मुंह से उसका नाम निकलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल आरती शर्मा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग पैरा स्पेशल फोर्सेज। उनकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन कमरे के हर कोने में बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। एक संक्षिप्त और सारगर्भित परिचय। उन्होंने लंबी चौड़ी बात नहीं की, जैसे कि एक वाक्य ही उनके बारे में सब कुछ समझाने के लिए काफी था। उन्होंने एक बार फिर अधिकारियों को देखा। उनकी निगाहें अब किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं थीं। यह एक कमांडर की निगाह थी जो अपनी पूरी सेना को गले लगा रही थी। आज की बैठक हमारे भविष्य, ताक हमारे एक वाक्य हमारे कहां रही और हमारी रक्षा की निरंतरता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा मंच है। मुझे उम्मीद है कि सभी व्यक्तिगत भावनाएं और स्वार्थ इस दरवाजे के बाहर छोड़ दिए जाएंगे और हम सभी एक सैनिक के रूप में जिम्मेदारी और भावना के साथ कार्य करेंगे। खासकर अगर कोई मूर्ख व्यक्ति रैंक, लिंग या मूल के प्रति पूर्वाग्रह को अपनी सैन्य भाईचारे की आंखों पर पर्दा डालने देता है, तो मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनके शब्द किसी की ओर इशारा नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद हर कोई जानता था कि यह संदेश किसके लिए था। यह एक सार्वजनिक चेतावनी थी जो सीधे फटकार से भी ज्यादा डरावनी थी, जैसे बर्फीले कीलें राठौर के दिल में चुभ रही हों। राठौर को व्यक्तिगत रूप से दंडित करने के बजाय जनरल शर्मा ने उसे सभी अधिकारियों के सामने मूर्खता का एक उदाहरण बना दिया। राठौर को लगा कि अगर उसकी गर्दन पकड़कर उसके चेहरे पर मुक्का मारा जाता तो बेहतर होता। इस शांत और ठंडे निष्पादन ने उसके स्वाभिमान को टुकड़ों में तोड़ दिया।
मेरी ओर से इतना ही। आइए बैठक पर ध्यान केंद्रित करें। इन शब्दों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा सम्मान की कुर्सी की ओर चली, जिसे जनरल ने दिखाया था, और बैठ गईं। उनकी हरकतों में कोई हिचकिचाहट या घबराहट नहीं थी। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वह स्वाभाविक रूप से बैठक का हिस्सा बन गईं। हालांकि प्रतीक्षा कक्ष में माहौल पूरी तरह से बदल गया था। मेजर राठौर का व्यक्तित्व पारदर्शी हो गया था। जो जूनियर अधिकारी पहले उसे घेरे रहते थे, वे अब एक साथ उससे दूरी बना चुके थे, उससे दूर बैठे थे। वे उससे आंख मिलाने से जी जान से बच रहे थे। वह अब पूजा की वस्तु नहीं था, बल्कि उपहास और अपमान का निशाना बन गया था। राठौर ने कांपते हाथों से अपनी ठुड्डी पकड़ी। उसकी सारी मांसपेशियां इतनी अकड़ गई थीं कि वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। उसके सिर में हजारों विचार एक तूफान की तरह घूम रहे थे। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे भागकर, घुटने टेककर अभी माफी मांगनी चाहिए, या उसे बैठक खत्म होने का इंतजार करना चाहिए और चुपचाप गायब हो जाना चाहिए? लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि कोई भी विकल्प सही नहीं था। अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया छुप गई खेत, उसने पैरा एसएफ की नई जनरल के सामने सबसे खराब पहली छाप छोड़ी थी, और यह कमान के सभी प्रमुख कमांडरों के सामने हुआ था। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह एक बड़ी घटना थी जो उसके पूरे सैन्य करियर को हिलाकर रख देगी। बैठक शुरू हुई। असिस्टेंट ऑप्स का प्रेजेंटेशन जारी रहा, लेकिन राठौर के कानों में एक भी शब्द नहीं गया। स्क्रीन पर ऑपरेशन का नक्शा एक अर्थहीन तस्वीर जैसा लग रहा था, और जटिल सामरिक शब्द एक विदेशी भाषा की तरह लग रहे थे। उसका पूरा ध्यान मुख्य कुर्सी पर बैठी लेफ्टिनेंट जनरल आरती शर्मा पर केंद्रित था। वह बिना हिले डुले स्क्रीन को देख रही थीं। कभी कभी अपनी नोटबुक में कुछ नोट करती थीं। उनका साइड प्रोफाइल एक सटीकता से गढ़ी गई मूर्ति की तरह ठंडा और ठोस लग रहा था। उन्होंने एक बार भी राठौर की ओर नहीं देखा। यह पूर्ण उदासीनता राठौर के लिए सबसे बड़ी यातना थी। अगर वह उसे गुस्से से देखती तो कम से कम यह सबूत होता कि उसका अस्तित्व अभी भी स्वीकार किया गया था। लेकिन उनका वर्तमान रवैया ऐसा था जैसे उन्होंने राठौर को अपनी दुनिया से पूरी तरह से बाहर धकेल दिया हो। समय बीतने के साथ राठौर की चिंता चरम पर पहुंच गई। वह कल्पना करने लगा कि उसके साथ क्या होगा। अल्पावधि में इस बैठक के बाद उसे जनरल के कमरे में बुलाया जाएगा। दीर्घावधि में उसे ऑफिसर ऑनरी काउंसिल का सामना करना पड़ेगा और अपमानजनक रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसकी पत्नी और बच्चों के चेहरे उसके दिमाग में कौंध गए। अपने लिए, जिसने अपना पूरा जीवन एक सैनिक के रूप में समर्पित कर दिया था, वर्दी उतारना मौत की सजा के बराबर था। उसे इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे। वह बस हवा में उड़ते पत्ते की तरह कांपता हुआ बैठ सकता था, यह उम्मीद करते हुए कि यह नरक जैसा समय जल्द ही बीत जाएगा। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था, जिससे उसकी लड़ाकू वर्दी का कॉलर भीग गया। संयुक्त रणनीति बैठक कई घंटों तक घुटन भरे तनाव में चली। जटिल रणनीति और व्यापक डेटा स्क्रीन पर बदलते रहे, यूनिट कमांडरों के तीखे सवालों और चर्चाओं के साथ। आमतौर पर ऐसी स्थिति में राठौर अनावश्यक सवाल पूछकर या ज्ञान का दिखावा करने के लिए अपनी आवाज ऊंची करके खुद को सबसे अलग दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अब वह चुप था। उसका दिमाग अपने भाग्य और भविष्य की चिंताओं से भरा था, इसलिए उसे बैठक की सामग्री बिल्कुल समझ में नहीं आई। वह एक ऐसे कैदी की तरह था जो बस इस यातना के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। बैठक का प्रवाह वास्तव में पैरा एसएफ की नई जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आरती शर्मा द्वारा नियंत्रित था। वह ज्यादातर चुप रहीं, लेकिन जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठता तो वह संक्षिप्त लेकिन तीखे सवाल पूछती। उनके सवाल हमेशा ऑपरेशन योजना के सबसे कमजोर बिंदु पर होते, जिससे प्रेजेंटेशन दे रहा असिस्टेंट ऑप्स कई बार हकला जाता। तटीय घुसपैठ टीम का वापसी मार्ग बहुत नीरस है। कम से कम 3 घात बिंदु हैं जिनका दुश्मन की विशेष सेना द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। बैकअप योजना क्या है? लॉजिस्टिक्स योजना बहुत आशावादी है। युद्ध की स्थिति में क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि आपूर्ति लाइनें अभी की तरह सुचारू रहेंगी? योजना में ऐसे परिदृश्य शामिल होने चाहिए जहां एक अलग थलग इकाई कम से कम 72 घंटे तक स्वतंत्र रूप से जीवित रह सके। उनकी आवाज भावनाहीन लग रही थी, केवल समस्या के सार पर केंद्रित थी। उनकी आलोचना सिर्फ समस्या दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि यथार्थवादी विकल्प भी शामिल थे।
जब महीनों तक विशिष्ट अधिकारियों द्वारा तैयार की गई ऑपरेशन योजना में कमजोरियां उनके कुछ वाक्यों से ही उजागर हो गईं, तो बैठक कक्ष का माहौल प्रशंसा और सम्मान में बदल गया। जो अधिकारी शुरू में उन्हें संदेह और जिज्ञासा से देख रहे थे, वे अब उनकी अंतर्दृष्टि से प्रभावित होकर सहमति में सिर हिला रहे थे। वह सिर्फ एक उच्च पद वाली कमांडर नहीं थीं, वह एक सच्ची रणनीतिकार थीं, अनगिनत युद्ध अनुभवों और गहरे सैन्य ज्ञान से लैस। उनकी छवि को देखकर राठौर निराशा में और भी डूब गया। उसने कड़वाहट से महसूस किया कि जिस व्यक्ति का उसने अपमान और तिरस्कार किया था, वह एक ऐसा विशालकाय था जिस तक वह पहुंच भी नहीं सकता था। वह एक ऊंचे पहाड़ के सामने धूल के कण की तरह असहाय महसूस कर रहा था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका गौरव और सैन्य करियर, जिसे उसने जीवन भर बनाया था, उनके सामने रेत का महल मात्र था। लंबी बैठक समाप्त होने के बाद जनरल ने समापन की घोषणा की। अधिकारी उठे और सलामी दी, जबकि वरिष्ठ कमांडर पहले कमरे से निकलने लगे। राठौर का दिल तेजी से धड़कने लगा। फैसले का समय आ गया था। उसने सोचा कि लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा उसे बुलाएंगी या सैन्य पुलिस उसे ले जाने आएगी, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने जनरल और चीफ ऑफ स्टाफ के साथ संक्षिप्त बातचीत की और राठौर की ओर देखे बिना बाहर चली गईं। उनका रवैया सड़क के किनारे पड़े पत्थर को देखने जैसा था, उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। डांट या फटकार मिलना बेहतर होता। यह पूर्ण उदासीनता राठौर के अस्तित्व को नकारने के बराबर थी। वह एक घने कोहरे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। यह भी नहीं जानता था कि अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करे। अन्य अधिकारी कमरे से निकलते समय फुसफुसाते हुए उसे देख रहे थे। उनकी निगाहों में कोई सहानुभूति नहीं थी, केवल उपहास, अपमान और व्यंग्यात्मक निगाहें थीं, जो मानो कह रही हों, अब भुगतो। राठौर के आसपास की आखिरी गर्मजोशी भी गायब हो गई थी। उसे एक ठंडे शून्य में अकेला छोड़ दिया था। वह अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रहा। उसके पैर इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह नहीं जानता था कि बटालियन कैसे लौटे, वह अपने अधीनस्थों को कौन सा चेहरा दिखाएगा। उसका दिमाग खाली था। तभी किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। वह चौंक गया और मुड़ा। उसके सीधे बॉस कर्नल वर्मा एक कठोर चेहरे के साथ वहां खड़े थे। वह व्यक्ति जिसकी वह हमेशा चापलूसी करता था और निष्ठा से सेवा करता था, विक्रम। कर्नल वर्मा की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उनका सामान्य मित्रवत रवैया, जिसमें वह उसे भाई कहते थे, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। तुमने सच में बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, यह एक गलती नहीं है, यह एक घातक लापरवाही है जो एक सैनिक के सार को भूल जाती है। सर, मुझे सच में नहीं पता था कि वह पैरा एसएफ की जनरल हैं। राठौर ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कर्नल वर्मा ने उसे बेरहमी से काट दिया। क्या तुम्हारी रैंक के बारे में अज्ञानता तुम्हारी अभद्रता को माफ कर सकती है? रैंक के अलावा तुमने एक साथी अधिकारी के साथ क्या किया, अपने सहयोगी के साथ जो किया, वह अक्षम्य है। तुम्हारी वजह से हमारी पूरी रेजिमेंट, यहां तक कि हमारे पूरे डिवीजन का नाम खराब हुआ है। क्या तुमने आज जनरल का चेहरा देखा था? कल्पना करो कि नई जनरल के सामने हमारी यूनिट की छवि कैसी होगी। कर्नल वर्मा ने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। उन्होंने घृणा भरी निगाहों से राठौर को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके लिए राठौर अब एक उपयोगी अधीनस्थ नहीं था, वह एक टाइम बम था जो कभी भी फट सकता था। उनके करियर में एक बाधा, मुख्यालय वापस जाओ। जब तक मेरा कोई आदेश न हो, बाहर कोई गतिविधि मत करना, समझे? यह एक आदेश था। राठौर बहस नहीं कर सकता था, केवल अपना सिर झुका सकता था। कर्नल वर्मा ने उसे एक बार फिर घृणा की दृष्टि से देखा, फिर मुड़े और चले गए। राठौर को खाली बैठक कक्ष में अकेला छोड़ दिया गया था। उसके चारों ओर की दीवारें उस पर गिरती हुई महसूस हो रही थीं, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। लड़खड़ाते कदमों से वह बैठक कक्ष से बाहर निकला। गलियारे में चलते समय हर कोई जिससे वह मिला मानो उस पर हंस रहा था। सिर झुकाए उसने पार्किंग स्थल की ओर जाते समय किसी की भी निगाहों से बचने की कोशिश की। वह अपनी जीप में घुसा और इंजन चालू किया, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया और एक लंबी सांस ली। अब क्या होगा? क्या यह सच में सब कुछ का अंत है? उसका दिमाग निराशा से भर गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं,
तुरंत ही लेफ्टिनेंट जनरल आरती शर्मा की ठंडी और गहरी निगाहें उसके दिमाग में कौंध गईं। उस निगाह में गुस्सा या अपमान नहीं था, केवल एक गहरी चुप्पी थी, जैसे एक अथाह खाई। और वह चुप्पी ही राठौर के लिए सबसे बड़े डर का स्रोत थी। किसी भी गुस्से से बढ़कर, मेरे साथ क्या करेंगी? मुझे सैन्य कानून के अनुसार कड़ी सजा देंगी या मुझे नजरअंदाज करके धीरे धीरे मरने देंगी? जो भी हो, उसके लिए यह नरक जैसा महसूस होगा। उसने महसूस किया कि वह अब तक कितना अहंकारी और मूर्ख रहा है। उसने जो कुछ भी बनाया था वह सब बहुत ही नाजुक नींव पर खड़ा था। अब वह एक विशाल तूफान के केंद्र में था और उस तूफान को बुलाने वाला वह खुद था। मुख्यालय की वापसी की यात्रा बहुत भारी महसूस हुई। राठौर ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, अपने ड्राइवर को आदेश दिया, लेकिन अब वह किसी से मिलना नहीं चाहता था। कार की खिड़की के बाहर के दृश्य बिना किसी अर्थ के गुजर गए। उसका दिमाग बैठक कक्ष की घटनाओं और आने वाली तबाही के डर से भरा था। कर्नल वर्मा की ठंडी आवाज, उसके सहयोगियों की घृणित निगाहें और सबसे महत्वपूर्ण लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा की उदासीन निगाहें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। जब वह बटालियन के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो पोस्ट पर तैनात संतरी ने फुर्ती से सलामी दी। आमतौर पर वह अहंकार से सलामी का जवाब देता, लेकिन आज उसके पास ऐसा करने की भी ताकत नहीं थी। उसने यंत्रवत सलामी का जवाब दिया और बटालियन मुख्यालय के सामने कार खड़ी कर दी। कार से उतरते समय उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी, जैसे वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से उभरा हो। जैसे ही वह मुख्य भवन में दाखिल हुआ, गलियारे में मौजूद ड्यूटी ऑफिसर और प्रशासनिक कर्मचारी एक साथ खड़े हो गए और सलामी दी। सावधान, वापस स्वागत है कमांडर। बैठक अच्छी रही? ड्यूटी ऑफिसर कैप्टन चौहान ने हमेशा की तरह ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन राठौर के कठोर चेहरे और खाली निगाहों को देखकर उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। राठौर ने जवाब नहीं दिया और सीधे अपने कार्यालय चला गया। उसके झुके हुए कंधे एक हारे हुए सैनिक की तरह लग रहे थे। कैप्टन चौहान और कर्मचारी केवल भ्रम में एक दूसरे को देख सकते थे। राठौर ने अपने कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर से बंद कर दिया। फिर वह कुर्सी पर गिर पड़ा। कार्यालय वैसा ही था जैसा उसने सुबह छोड़ा था, लेकिन सब कुछ अजीब लग रहा था। दीवार पर यूनिट का झंडा, मेज पर दस्तावेजों का ढेर, परिवार की तस्वीर का फ्रेम। यह कमरा जो उसकी सभी उपलब्धियों का प्रतीक था, अब एक ऐसे मृग तृष्णा की तरह लग रहा था जो जल्द ही गायब हो जाएगी। उसने अपनी मेज पर रखी परिवार की तस्वीर उठाई। उसकी पत्नी और 2 बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे वहां दिखाई दे रहे थे। परिवार की उपस्थिति, जो आमतौर पर बोझिल लगती थी, अब एक आखिरी जीवन रक्षक रस्सी की तरह महसूस हो रही थी, जो उसे विनाश से बचा सकती थी। अगर मैं गिर गया तो उनका क्या होगा? पहली बार परिवार के प्रति जिम्मेदारी उसके कंधों पर भारी पड़ी। अब तक वह मानता था कि उसकी सफलता और पदोन्नति उसके परिवार की खुशी थी, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा, कभी चालाकी से, कभी क्रूरता से। उसने मजबूत लोगों के सामने झुककर और कमजोरों को कुचलकर अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचा था। उसने खुद को तर्क दिया कि इस कठोर सैन्य संगठन में जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन अब यह सब एक अहंकारी और मूर्खतापूर्ण कार्य के कारण झाग में बदलने का खतरा था। वह उठा और खिड़की के पास गया। बाहर बटालियन के सैनिक मैदान में प्रशिक्षण ले रहे थे। युवा सैनिक पसीने से तरबतर चुपचाप कठोर प्रशिक्षण सह रहे थे। वह उनका कमांडर था, लेकिन क्या वह अब उनका नेतृत्व करने के लायक था? वह इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। इसके बजाय उसे लगा कि वह उनसे भी कमजोर और कायर प्राणी है, जिससे वह आत्मघृणा में डूब गया। न जाने कितना समय बीत गया, उसके कार्यालय के दरवाजे पर एक धीमी दस्तक सुनाई दी। कमांडर, पीएसआई ओप्स, अंदर आने की अनुमति है। यह उसके ऑपरेशन सेक्शन ऑफिसर कैप्टन दिव्येंदु की आवाज थी। राठौर ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर उसे अंदर आने के लिए कहा। छिपने से समस्या का समाधान नहीं होगा। वह वापस बैठ गया और दस्तावेजों को पलटते हुए शांत रहने का नाटक करने लगा। कैप्टन दिव्येंदु सावधानी से अंदर आया। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था, चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण। राठौर पर एक नजर डालते हुए उसने एक रिपोर्ट फाइल सौंपी। शाम के प्रशिक्षण योजना की रिपोर्ट। कमांडर, हां, वहीं रख दो। राठौर ने लापरवाही से दस्तावेज स्वीकार करते हुए कहा। आमतौर पर वह छोटी से छोटी गलती,
यहां तक कि एक टाइपो भी ढूंढता और उसे डांटता, लेकिन आज उसके पास ऐसा करने की कोई भावना नहीं थी। कैप्टन दिव्येंदु रिपोर्ट करने के बाद तुरंत नहीं गया। वह हिचकिचाया और क्या कुछ हुआ है। अफवाहें बिजली से भी तेज फैलती हैं। राठौर के मुख्यालय पहुंचने से पहले ही कमान की बैठक की घटना मुंह दर मुंह फैलने लगी होगी। खासकर एक पीएसआई ओप्स जो हमेशा सूचना तक पहुंच रखता है, उसे पता चल गया होगा। राठौर ने कैप्टन दिव्येंदु के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से चिंता की झलक थी। उस क्षण राठौर को लगा कि उसकी भावनाएं टूट गई हैं। वह अब मजबूत होने का, ठीक होने का नाटक नहीं कर सकता था। दिव्येंदु, मुझे लगता है कि मैं खत्म हो गया हूं। राठौर के मुंह से निकले शब्दों ने उसे खुद हैरान कर दिया। वे इतने कमजोर और निराश लग रहे थे। कैप्टन दिव्येंदु भ्रमित दिखा। उसने एक पल के लिए संकोच किया और फिर सावधानी से बोला, मैंने अफवाहें सुनी हैं सर। कहते हैं कि कमांडर ने नई पैरा एसएफ जनरल के साथ एक बड़ी गलती की है, लेकिन ज्यादा मत सोचिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, है ना? कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। तुम्हें नहीं पता मैंने क्या किया है। मैंने उस सीमा को पार कर लिया है जहां से वापसी संभव नहीं है। राठौर ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। कैप्टन दिव्येंदु ने उसे दया से देखा। यह सच था कि राठौर अपने अधीनस्थों के प्रति एक कठोर और सत्तावादी कमांडर था, लेकिन दूसरी ओर वह अपने लोगों की बहुत परवाह भी करता था। अगर प्रशिक्षण के दौरान कोई सैनिक घायल हो जाता तो वह उसे अपनी कार में खुद अस्पताल ले जाता। अगर किसी अधीनस्थ को आर्थिक कठिनाई होती तो वह उसे चुपके से पैसे देता। उसकी यह दोहरी प्रकृति ही थी जिसके कारण उसके अधीनस्थ उससे नफरत भी करते थे और उस पर दया भी करते थे। मजबूत बनो कमांडर, हम यहां हैं। चाहे जो भी हो, हम हमेशा कमांडर के प्रति वफादार रहेंगे। कैप्टन दिव्येंदु के सांत्वना के शब्दों ने राठौर को सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें लाल थीं। अपने पूरे जीवन में उसने हमेशा मजबूत होने का नाटक किया था। कमजोरी दिखाना हार के बराबर था, लेकिन अब अपने अधीनस्थ के सामने उसने अपना सबसे कमजोर पक्ष दिखाया था। और अजीब तरह से उस क्षण उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन वह राहत केवल क्षणिक थी। उसका दिमाग फिर से तरह तरह की चिंताओं से भर गया। वह इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकता था। उसे एक रास्ता खोजना था। वह उन लोगों के बारे में सोचने लगा जो उसकी मदद कर सकते थे। कर्नल वर्मा ने स्पष्ट रूप से उसे छोड़ दिया था। जीओसी भी ऐसी स्थिति में उसे बचाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। फिर उसे सेना मुख्यालय में अपने बैचमेट्स और सीनियर्स की याद आई। क्या उसे उनसे संपर्क करके मदद मांगनी चाहिए? लेकिन इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। नई पैरा एसएएफ जनरल, राष्ट्रपति की विश्वास पात्र। क्या उसका नेटवर्क उसका मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत होगा? रात गहरी होती गई। राठौर घर नहीं गया, बस अपने कार्यालय के सोफे पर लेटा रहा। रात भर जागता रहा। छत पर नियॉन लाइट की रोशनी उसके बेचैन दिल की तरह टिमटिमा रही थी। उसने विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना की। सबसे बुरा था अपमानजनक बर्खास्तगी। सबसे अच्छा था एक नॉन जॉब पद पर स्थानांतरण और अपने करियर के बाकी हिस्से को निराशा में जारी रखना। इनमें से कोई भी वह भविष्य नहीं था जो वह चाहता था। उसने एक सिगरेट जलाई। उसका कड़वा धुआं उसके फेफड़ों में गहराई तक समा गया। खिड़की के बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। उसके भविष्य की तरह, बिना सितारों की रात की तरह अंधेरा। उस अंधेरे में उसने अपने अपराधों का बोझ अपने पूरे शरीर से महसूस किया। अकेले एक लंबी रात गुजारते हुए अगली सुबह राठौर रात भर न सोने के कारण लाल आंखों के साथ कार्यालय से बाहर निकला। रात की निराशा ने उसकी आत्मा को कुत्तर दिया था। केवल चिंता और बेचैनी छोड़ दी थी। वह इस स्थिति को ठीक करने के लिए जुनूनी हो गया था। वह बस बैठकर सजा की छुरी का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने इस संकट से बाहर निकलने के लिए अपने सभी कनेक्शन और तरीकों का उपयोग करने का फैसला किया। उसका पहला लक्ष्य कर्नल वर्मा का दिल पिघलाना था। यद्यपि कल वह ठंडा व्यवहार कर रहे थे, राठौर को उम्मीद थी कि उनके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को देखते हुए अभी भी थोड़ी दया बाकी होगी। कर्नल वर्मा के कार्यालय जाने से पहले उसने अपने सरकारी आवास से अपनी सबसे अच्छी व्हिस्की की बोतल ली। यह शर्मनाक था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस समय स्वाभिमान से ज्यादा जीवित रहना महत्वपूर्ण था। कर्नल वर्मा के कार्यालय के सामने उसने कई बार गहरी सांस ली।
दरवाजा खटखटाते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। अंदर आने की अनुमति मिलने के बाद उसने दरवाजा खोला और यथासंभव विनम्रता से अंदर गया। कर्नल वर्मा, जो अपनी मेज पर दस्तावेजों की जांच कर रहे थे, राठौर को देखकर भौहें सिकोड़ी। तुम्हें यहां आने की अनुमति किसने दी? क्या मैंने तुम्हें मुख्यालय में रहने का आदेश नहीं दिया था? सर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैंने आने की हिम्मत की। राठौर ने व्हिस्की की बोतल जो वह लाया था सावधानी से मेज पर रख दी। कर्नल वर्मा ने बोतल को देखा और फिर राठौर को घृणित दृष्टि से देखा। क्या तुम इसे रिश्वत समझते हो? विक्रम, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? तुम सच में स्थिति को नहीं पढ़ सकते। सर, कृपया मुझे इस बार बचा लीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं जीवन भर एक कुत्ते की तरह वफादार रहूंगा और सर की अच्छाई को कभी नहीं भूलूंगा। राठौर ने लगभग घुटने टेकते हुए हताशा में विनती की। उस दयनीय दृश्य को देखकर कर्नल वर्मा का भाव एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन वह तुरंत एक ठंडा चेहरा बनाकर सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कल रात मुझे सीधे जीओसी ने बुलाया था। वह तुम्हारी हरकत के कारण बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा, क्या हमारी रेजिमेंट और डिवीजन में यही अनुशासन है? वह नई जनरल के सामने शर्मिंदा थे। कर्नल वर्मा के शब्दों को सुनकर राठौर का चेहरा पीला पड़ गया। स्थिति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थी। जीओसी ने आदेश दिया है कि तुम्हें तुरंत ऑफिसर ऑनररी काउंसिल के सामने पेश किया जाए। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें बचाता हूं तो मेरी गर्दन भी कट सकती है। इसीलिए हार मान लो। यह तुम्हारे लिए, मेरे लिए और हमारी यूनिट के लिए सबसे अच्छा है। कर्नल वर्मा अपनी कुर्सी से उठे, खिड़की के पास गए और उसकी ओर पीठ कर ली। यह संकेत था कि अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। राठौर खाली भाव से जड़वत खड़ा रहा। उसकी आखिरी उम्मीद कर्नल वर्मा ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। वह और कुछ नहीं कह सका। अपने धड़कते दिल को पकड़ते हुए वह कर्नल वर्मा के कार्यालय से बाहर निकल गया। निराशा की स्थिति में होने के बावजूद राठौर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नोटबुक खोली और सेना मुख्यालय में तैनात अपने बैचमेट्स और सीनियर्स को फोन करना शुरू कर दिया। पहला फोन उसके बैचमेट का था जो सेना के कार्मिक स्टाफ में तैनात था। उसने अपनी स्थिति बताई और मदद की गुहार लगाई। विक्रम, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता है तुमने किससे पंगा लिया है? लेफ्टिनेंट जनरल आरती शर्मा। हे भगवान, दोस्त, तुम मौत को दावत दे रहे हो। फोन के दूसरी तरफ उसके दोस्त की आवाज घबराई हुई और हैरान लग रही थी। तुम्हें पता है वह कौन है? वह अकादमी से स्नातक नहीं है और महिला अधिकारियों के प्रति पूर्वाग्रह के बीच वह केवल अपनी क्षमता के बल पर इस पद पर पहुंची हैं। वह एक महान हस्ती हैं। जब वह ऑपरेशन क्षेत्र में फील्ड कमांडर थीं, तब से उनकी वीरता की कहानियां अनगिनत हैं। इसके अलावा एक मजबूत अफवाह है कि वह वर्तमान सरकार द्वारा सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक हैं। तुमने ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की? उसके दोस्त ने एक सांस ली। माफ करना, लेकिन यह मामला मेरी क्षमता से बाहर है। अगर मैं हस्तक्षेप करता हूं तो मेरी गर्दन भी फंस सकती है। अपनी किस्मत को स्वीकार करो, यही सबसे अच्छा है। फोन अचानक काट दिया गया। राठौर खोखली हंसी हंसा। उसने एक और सीनियर को फोन किया, लेकिन जवाब वही था, माफ करना, मदद नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखना। जो लोग आमतौर पर उसे भाई भाई कहते थे और वफादारी की कस्में खाते थे, वे अब मुसीबत में एक साथ मुंह फेर रहे थे। उसने कड़वाहट से महसूस किया कि सैन्य संगठन कितना क्रूर है और मानवीय संबंध कितने नाजुक हैं। उसने जो नेटवर्क बड़ी मेहनत से बनाया था, वह संकट के सामने रेत का महल साबित हुआ जो आसानी से ढह गया। दोपहर में उसकी बटालियन कमांडर की पदवी आधिकारिक तौर पर छीन ली गई। बटालियन का संचालन अस्थायी रूप से उसके डिप्टी को सौंप दिया गया। वह अब अपनी ही यूनिट में एक अजनबी बन गया था। उसके अधीनस्थ उससे खुलेआम बचते थे। अगर वे टकरा भी जाते तो वे बस अजीब तरह से सलामी देते और जल्दी से चले जाते। वह अपने कार्यालय में अकेला बैठा खाली मेज को घूर रहा था। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी उसके कार्यालय का फोन जोर से बजा। राठौर चौंक गया और फोन उठाया। मेजर राठौर। दूसरी तरफ से एक धीमी और शांत आवाज आई। एक पल के लिए उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आवाज की मालिक पैरा एसएफ की जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आरती शर्मा थीं। सावधान सावधान जनरल, मैं मेजर राठौर हूं। अनजाने में
राठौर खड़ा हो गया और सावधान की मुद्रा में फोन पकड़ा। अत्यधिक तनाव के कारण उसे लगा कि उसका खून उल्टा बह रहा है। कल सुबह मेरे कमरे में आओ, हमें कुछ बात करनी है। उनकी आवाज अभी भी भावनाहीन और सपाट लग रही थी। अपना संदेश देने के बाद फोन तुरंत काट दिया गया, इससे पहले कि राठौर जवाब दे पाता। राठौर मूक खड़ा रहा, मृत फोन को पकड़े हुए। कुछ बात करनी है। वह क्या बात करेंगी? क्या उसे बुरी तरह डांटने और उसकी सजा के बारे में बताने के लिए बुलाया जाएगा, या क्या उसे एक आखिरी मौका दिया जाएगा? वह नहीं जानता था। एक बात निश्चित थी, कल उसका भाग्य तय होगा। आशा और निराशा के बीच, मिश्रित भावनाओं के बीच, वह केवल चिंता के साथ सुबह का इंतजार कर सकता था। अगली सुबह राठौर रात भर न सोने के बाद पीले चेहरे के साथ शीशे के सामने खड़ा था। कुछ ही दिनों में वह कई साल बूढ़ा लग रहा था। उसने अपनी सबसे साफ लड़ाकू वर्दी चुनी और अपनी उपस्थिति को बार बार ठीक किया। एक ऐसे मौत की सजा पाए कैदी की तरह जो अपनी फांसी का इंतजार कर रहा हो। उसका दिल अत्यधिक चिंता और आशा की एक किरण के बीच झूलता रहा। पैरा एसएफ मुख्यालय की ओर यात्रा के दौरान उसने बार बार सोचा कि लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा से मिलने पर उसे क्या कहना चाहिए। क्या उसे तुरंत झुककर माफी मांगनी चाहिए या दयनीय बहाने बनाने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन ऐसा लगता था कि कोई भी शब्द इस स्थिति को नहीं बदल सकता। पैरा एसएफ साथी को लेकर आरटी पुलिस को साफ ताकी। पैरा एसएफ मुख्यालय का गार्ड पोस्ट अन्य मुख्यालयों की तुलना में बहुत अधिक कड़ा था। लाल बेरेट वाले सैनिकों की तीखी निगाहें चुभने वाली महसूस हो रही थीं और पूरे मुख्यालय में तनाव का माहौल था। राठौर को कड़ी पहचान जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया। मुख्य भवन जहां जनरल का कार्यालय था, केवल अपनी भव्यता से ही काफी डरावना था। एक अपराधी की तरह वह एक गाइड अधिकारी का अनुसरण करते हुए सिर झुकाए गलियारे में चला। जनरल के कार्यालय के दरवाजे के सामने पहुंचकर अधिकारी ने धीरे से दस्तक दी और दरवाजा खोला। कृपया अंदर आएं। राठौर ने अपना थूक निगला और अंदर कदम रखा। कमरा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और सादा था। कोई आलीशान सजावट नहीं, केवल एक बड़ा ऑपरेशन नक्शा, कुछ किताबों की अलमारियां और एक काम की मेज। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा खिड़की के पास खड़ी थीं, हाथ बांधे बाहर देख रही थीं। उनकी पीठ एक चट्टान की तरह मजबूत और अडिग लग रही थी। राठौर के अंदर आने की आवाज सुनकर वह धीरे धीरे मुड़ी। यद्यपि उन्होंने एक साधारण काम की वर्दी पहनी थी, लड़ाकू वर्दी नहीं, फिर भी उनकी अधिकार की आभा मजबूत थी। उन्होंने बिना कुछ कहे राठौर को ऊपर से नीचे तक देखा। राठौर उस निगाह का अर्थ नहीं पढ़ सका, जिससे वह और भी अकड़ गया। मेजर राठौर, सावधान। जनरल राठौर ने सलामी देते हुए 90 डिग्री पर झुका। बैठो। उन्होंने अपनी ठुड्डी से अपनी मेज के सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। राठौर सावधानी से बैठ गया। उसने जनरल शर्मा का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की और सिर झुकाए रखा। लेफ्टिनेंट जनरल लब्बे सपने में झुकाए। शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी और एक पल के लिए दस्तावेजों को पलटा। वह संक्षिप्त चुप्पी राठौर के लिए एक अनंत काल की तरह महसूस हुई। मेजर राठौर, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ लिया है। आखिरकार उन्होंने बोलना शुरू किया। राठौर का दिल लगभग रुक गया। तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। वरिष्ठों की नजर में सक्षम लेकिन अधीनस्थों के प्रति क्रूर, एक महत्वाकांक्षी सैनिक का देनशिन। क्या मैं गलत हूं? उनकी आवाज सपाट थी, लेकिन उसकी सामग्री राठौर के दिल में गहराई तक चुभ गई। माफ कीजिए जनरल, राठौर केवल इतना ही कह सका। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मैं सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जनरल, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने एक ऐसा भाव दिखाया जिसे समझना मुश्किल था, मुस्कुराहट और नहीं के बीच। सजा, बेशक तुम सजा के लायक हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें कोर्ट मार्शल में ले जाना और तुम्हारी वर्दी उतरवाना मुश्किल नहीं है। उनके शब्दों ने राठौर का चेहरा पीला कर दिया। वह कुर्सी से उठकर घुटने टेकना चाहता था। लेकिन मैंने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बुलाया है। सावधान। तो राठौर ने एक नासमझ भाव से अपना सिर उठाया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा आगे झुकीं और सीधे राठौर की आंखों में देखा। उनकी निगाहें पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और तीखी थीं। मैं तुम्हें एक अवसर दूंगी। अवसर? जनरल, हां, अवसर। अपनी गलती का प्रायश्चित करने और एक सच्चे सैनिक के रूप में पुनर्जन्म लेने का आखिरी अवसर। वह उठी और दीवार पर लगे बड़े नक्शे की ओर चली। नक्शे पर
सीमा के सबसे संवेदनशील विसैन्यीकृत क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्र को लाल रंग से चिह्नित किया गया था। हाल ही में यहां दुश्मन की ओर से नई हलचल का पता चला है। उनके इरादे स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन संदिग्ध संकेत लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है और नियमित गश्ती दल द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। उन्होंने लाल क्षेत्र में एक बिंदु की ओर इशारा किया। मैं इस क्षेत्र में एक छोटी विशेष टीम को घुसपैठ कराने के लिए एक ऑपरेशन की योजना बना रही हूं, ताकि दुश्मन के इरादों का पता लगाया जा सके और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रमुख सुविधाओं को नष्ट किया जा सके। यह एक बहुत ही जोखिम भरा ऑपरेशन है जहां जान दांव पर लगी है। वह फिर से राठौर का सामना करने के लिए मुड़ी। मेजर राठौर, मैं तुम्हें इस विशेष टीम का कमांडर नियुक्त करूंगी। राठौर को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना है। सजा नहीं, एक तू में क्या की हलाकात नहीं में, बल्कि सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण ऑपरेशन का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया। यह एक अतार्किक कार्य था। जनरल, मैं क्यों? मैं एक पापी हूं जिसने जनरल के प्रति एक अक्षम्य गलती की है। मेरे जैसे व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है? ठीक इसीलिए, क्योंकि तुमने पाप किया है, मैं तुम्हें उस पाप का प्रायश्चित करने का अवसर दे रही हूं। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने ठंड से कहा। मैंने तुम्हारे अहंकारी और चालाक स्वभाव को कम आंका है, लेकिन मुझे तुम्हारी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। तुम एक सक्षम कमांडर हो। तुम्हारे पास असाधारण ऑपरेशन चलाने की क्षमता और अधीनस्थों को नियंत्रित करने का करिश्मा है। बस तुमने उस क्षमता का गलत दिशा में उपयोग किया है। वह फिर से राठौर के पास आई और उसकी आंखों में देखा। यह ऑपरेशन अगर विफल हो गया तो सब मर जाएंगे। भले ही सफल हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम जीवित लौटोगे, लेकिन अगर तुम इस ऑपरेशन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करते हो और सुरक्षित लौटते हो तो मैं तुम्हारी पिछली सभी गलतियों को भूल जाऊंगी और मैं तुम्हें एक सच्चे सैनिक के रूप में फिर से खड़ा होने में मदद करूंगी। लेकिन अगर तुम मना करते हो या असफल होते हो तो मेरे पास भी तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका नहीं होगा। यह एक विकल्प की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अपमानजनक रूप से बर्खास्त होना या सम्मान को बहाल करने का आखिरी अवसर पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना। राठौर एक पल के लिए चुप रहा, गहराई से सोच रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे। उसके परिवार का चेहरा, उसका टूटा हुआ स्वाभिमान और एक सैनिक के रूप में उसका आखिरी सम्मान। उसने सोचा कि वह इस तरह शर्मनाक तरीके से नहीं टूट सकता। वह एक सैनिक के रूप में जिया था, इसलिए उसे एक सैनिक के रूप में ही इसे समाप्त करना चाहिए, भले ही वह अंत मृत्यु हो। वह कुर्सी से उठा, अपनी पीठ सीधी की ओर बिना किसी हिचकिचाहट के एक दृढ़ आवाज में जनरल शर्मा से कहा, सावधान, आदेश का पालन करूंगा। जनरल द्वारा दिया गया आखिरी अवसर मैं अपनी जान जोखिम में डालकर पूरा करूंगा। उसकी आंखों में अब कायरता या डर नहीं था, बल्कि एक जलता हुआ दृढ़ संकल्प था। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा थोड़ी मुस्कुराएं, जैसे कि उन्हें उसके जवाब का अनुमान था। उन्हें लगता था कि वह जानती थीं कि राठौर कौन सा विकल्प चुनेगा। उन्होंने राठौर की महत्वाकांक्षा के पीछे एक सैनिक की आखिरी क्षमता और स्वाभिमान देखा था। अब राठौर का भाग्य उसके अपने हाथों में था। उसे नरक के द्वार पर एक बार फिर अवसर दिया गया था और उस अवसर की कीमत उसकी जान थी। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद से राठौर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब बटालियन कमांडर मेजर राठौर नहीं था। उसके नाम के आगे अब एक भारी और वीर उपाधि जुड़ी थी, विशेष मिशन टीम का कमांडर। उसे तुरंत उसके सभी पदों से मुक्त कर दिया गया और गुप्त रूप से गठित एक विशेष टीम को सौंपा गया। उसका अस्तित्व कुछ संबंधित अधिकारियों को छोड़कर सैन्य परिवेश में पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। विशेष टीम पैरा एसएफ के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों से बनी थी। घुसपैठ, विस्फोट, स्नाइपर और संचार के विशेषज्ञ भर्ती किए गए थे। वे सभी व्यापक युद्ध अनुभव वाले अनुभवी थे, लेकिन उन्होंने राठौर के नेतृत्व में होने पर स्पष्ट असंतोष दिखाया। नई पैरा एसएफ जनरल के प्रति राठौर ने जो किया था, उसकी अफवाहें पैरा एसएफ के आंतरिक हलकों में व्यापक रूप से फैल चुकी थीं। वे इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनकी जान एक ऐसे समस्याग्रस्त कमांडर को सौंपी जानी थी जिसे प्रतिबंध के बदले एक खतरनाक मिशन से दंडित किया गया था। प्रशिक्षण मैदान में
टीम के गठन के पहले दिन टीम के सदस्यों की निगाहें ठंडी और शत्रुता से भरी थीं। विशेष रूप से टीम के डिप्टी कमांडर सूबेदार मेजर प्रकाश राव ने खुले तौर पर राठौर को नजरअंदाज किया। वह एक जीवित किंवदंती थे जिन्होंने पैरा एसएफ में 1 दशक से अधिक समय तक सेवा की थी और अपने लोगों द्वारा बहुत सम्मानित थे। कमांडर, हम इस ऑपरेशन में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन हमें संदेह है, क्या कमांडर खुद हमारे साथ अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं? सूबेदार मेजर राव ने पहली ब्रीफिंग सत्र के बीच में जोर से कहा, जैसे कि वह चाहते थे कि हर कोई सुने। यह एक स्पष्ट अवज्ञा और चुनौती थी। अन्य टीम के सदस्यों ने सहमति भरी निगाहों से राठौर को देखा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अगर यह पुराना राठौर होता तो वह अनुशासन के बारे में चिल्लाता और प्रतिबंधों की धमकी देता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सूबेदार मेजर राव की तीखी निगाहों को चुपचाप स्वीकार कर लिया। तुम सही हो, मैं वह व्यक्ति हूं जो तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं है। राठौर के अप्रत्याशित जवाब ने सूबेदार मेजर राव और अन्य टीम के सदस्यों को एक पल के लिए हैरान कर दिया। मैंने एक अक्षम्य गलती की है और उसके दंड के रूप में मैं यहां हूं। यह स्वाभाविक है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं खुद पर भी विश्वास नहीं करता। उसकी आवाज शांत थी लेकिन गहरे पश्चाताप से भरी थी। लेकिन मैं तुमसे एक बात का वादा करूंगा, इस ऑपरेशन में मैं दुश्मन के इलाके में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति और बाहर निकलने वाला आखिरी व्यक्ति होऊंगा। अगर किसी को मरना है तो वह मैं होऊंगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। यही एकमात्र ईमानदारी है जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। उसके शब्दों का स्वागत एक भारी चुप्पी के साथ किया गया। टीम के सदस्य अभी भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन शुरुआत में जो खुली शत्रुता थी वह थोड़ी कम हो गई थी। वादे केवल शब्द थे। वे देखेंगे कि राठौर अपने शब्दों को कार्यों से कैसे साबित करता है। उस दिन से नरक जैसा प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण को लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा द्वारा सीधे डिजाइन और पर्यवेक्षित किया गया था। उन्होंने राठौर और उसकी विशेष टीम को उनकी क्षमता की सीमा तक धकेल दिया। सोने का समय दिन में केवल 3 घंटे तक सीमित था और भोजन को न्यूनतम लड़ाकू राशन से बदल दिया गया था। सैनिकों को पूरे साजो सामान के साथ दर्जनों किलोमीटर पहाड़ी इलाके को पार करना पड़ता था और हर दिन असली गोलियों के साथ नकली युद्ध प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। राठौर बदल गया था। वह अब एक सत्तावादी कमांडर नहीं था। वह अपने सदस्यों के साथ सभी प्रशिक्षणों में भाग लेता था, यहां तक कि उनसे भी ज्यादा मेहनत करता था। वह सबसे भारी बैकपैक ले जाता था और सबसे खतरनाक भूमिका निभाता था। वह कीचड़ में लुढ़कता, भारी बारिश में रात बिताता और अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को लगातार धकेलता रहता। कई बार वह लगभग बेहोश हो जाता और उसका शरीर घावों और चोटों से भर जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अगर वह गिरता तो वह फिर से उठता। अगर वह पीछे रह जाता तो वह अपने दांत भींचता और अपने साथियों के साथ हो लेता। उसे इस तरह देखकर टीम के सदस्यों की निगाहें धीरे धीरे बदलने लगीं। विशेष रूप से सूबेदार मेजर राव, जिन्होंने मिश्रित भावनाओं के साथ उसके परिवर्तन को करीब से देखा था। शुरू में उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ जीवित रहने के लिए एक अभिनय है, लेकिन समय के साथ उन्हें यह एहसास होने लगा कि यह राठौर की ईमानदारी है। एक रात, एक क्रूर रात के घुसपैठ प्रशिक्षण के बाद, जब सब थक कर सो चुके थे, राठौर अकेला बैठा अपने फटे हुए लड़ाकू जूते सिल रहा था। उसके हाथ फफोले और घावों से भरे थे। सूबेदार मेजर राव, जो उसे देख रहे थे, शांति से पास आए और पूछा, कमांडर, यह सब क्यों कर रहे हैं? कमांडर का काम केवल हमारा नेतृत्व करना है। खुद को इस तरह प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है। राठौर ने सिलाई बंद कर दी और सूबेदार मेजर राव को देखा। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। मैं तुम्हारे सामने क्या गर्व कर सकता हूं? महान ऑपरेशनल क्षमता, समृद्ध युद्ध अनुभव नहीं। मैं सिर्फ एक स्टाफ अधिकारी हूं जो मेज के पीछे बैठने का आदी है। तुम्हारे जैसे सच्चे सैनिकों के सामने मैं केवल इस शरीर के साथ अपनी ईमानदारी दिखा सकता हूं। उसने फिर से अपने जूते सिलने शुरू कर दी। मैं फिर से एक सैनिक बनना चाहता हूं। एक ऐसा अधिकारी नहीं जो रैंक के कारण शक्तिशाली हो, बल्कि एक सच्चा सैनिक जो अपने साथियों के साथ जीवन और मृत्यु साझा कर सके। यह ऑपरेशन मेरा आखिरी अवसर है।
उसकी ईमानदार स्वीकारोक्ति ने सूबेदार मेजर राव को चुप करा दिया। वह बस राठौर के बगल में बैठ गया, चुपचाप उसकी कच्ची सिलाई को देख रहा था। उस दिन से सूबेदार मेजर राव ने राठौर का विरोध करना बंद कर दिया। इसके बजाय वह चुपचाप उसकी मदद करने लगा। उसके परिवर्तन ने अन्य टीम के सदस्यों को भी प्रभावित किया। वे धीरे धीरे राठौर को स्वीकार करने लगे, एक सजा पाए समस्याग्रस्त अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे कमांडर के रूप में जिस पर वे अपनी जान का भरोसा कर सकते थे। जो विशेष टीम शुरू में शत्रुता से भरी थी, वह धीरे धीरे कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से एक ठोस इकाई में एकजुट हो गई। और इस पूरी प्रक्रिया को लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने दूर से देखा। उन्होंने राठौर के लिए एक कठिन परीक्षा दी, लेकिन साथ ही उन्होंने उसे अपनी ताकत से उठने का अवसर भी दिया। उन्होंने न केवल एक परिवर्तन को प्रेरित किया, बल्कि एक इंसान के भीतर से एक मौलिक पुनरुत्थान को भी। वह जानती थीं कि सच्चा नेतृत्व अधिकार से नहीं, बल्कि आत्म बलिदान और ईमानदारी से आता है। और राठौर ने अभी अभी उस रास्ते पर अपना पहला कदम रखा था। ऑपरेशन का दिन नजदीक आ रहा था। ऑपरेशन का दिन सामने था। गुप्त प्रशिक्षण शिविर में जहां विशेष टीम तैनात थी, तनाव सामान्य से अधिक घना महसूस हो रहा था। टीम के सदस्य अपने उपकरणों की आखिरी बार जांच कर रहे थे। बिना ज्यादा बात किए एक दूसरे के चेहरे पर छलावरण पेंट लगा रहे थे। उनकी आंखों में मौत का सामना करने वाले व्यक्ति की दृढ़ता और मिशन को पूरा करने का संकल्प दोनों झलक रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों के नरक जैसे प्रशिक्षण ने उन्हें इस्पात जैसी मजबूत टीम में बदल दिया था। अब वे अलग अलग मूल या रैंक वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि साथी सैनिक थे जो केवल एक दूसरे पर भरोसा करके दुश्मन के अड्डे में कूदने के लिए तैयार थे। राठौर ने अंतिम ब्रीफिंग के लिए टीम के सदस्यों को इकट्ठा किया। उसका चेहरा प्रशिक्षण के कारण काला और पतला हो गया था, लेकिन उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। वह अब अतीत का अहंकारी और चिंतित राठौर नहीं था। वह एक ऐसा कमांडर बन गया था जो अपने भाग्य का सामना करने और उसे पार करने के लिए तैयार था। आज रात हम एक ऐसी लड़ाई शुरू करेंगे जिसे इतिहास याद नहीं रखेगा। राठौर की धीमी आवाज ब्रीफिंग टेंट के अंदर गूंजी। टीम के सदस्यों ने अपनी सांस रोक ली। उसके हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। हमारा मिशन सरल है, दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसपैठ करना, उनकी नई भूमिगत सुविधा की टोह लेना और संबंधित जानकारी सुरक्षित करना। यदि संभव हो तो प्रमुख सुविधाओं को अक्षम करें और जीवित लौटें। उसने ऑपरेशन के नक्शे की ओर इशारा किया। आखिरी बार घुसपैठ के मार्ग, अनुमानित गोलीबारी के स्थानों और वापसी की योजना की व्याख्या की। उसकी व्याख्या संक्षिप्त, स्पष्ट और अप्रत्याशित स्थितियों के लिए सभी आकस्मिक योजनाओं को शामिल करती थी। टीम के सदस्यों ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आदर्श ब्रीफिंग से प्रभावित हुए। अब किसी को भी उसकी क्षमता या योग्यता पर कोई संदेह नहीं था। ब्रीफिंग के अंत के करीब टेंट का दरवाजा खुला और लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा अंदर आईं। उनकी अचानक उपस्थिति ने सभी टीम के सदस्यों को खड़ा कर दिया और सलामी दी। उन्होंने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और फिर राठौर के पास चली गईं। सारी तैयारी पूरी हो गई है। सावधान जनरल, सब कुछ तैयार है? राठौर ने एक दृढ़ दृष्टि से उसे देखते हुए जवाब दिया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने बिना कुछ कहे एक पल के लिए राठौर और टीम के सदस्यों को देखा। उनकी निगाहों में टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस, एक कमांडर की दृढ़ता और अपने लोगों को युद्ध के मैदान में भेजने की बेचैनी दोनों थी। मैं कोई प्रोत्साहन के शब्द नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जीवित लौटने के लिए भी नहीं कहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम एक बात याद रखो। उन्होंने एक पल के लिए रुककर प्रत्येक टीम के सदस्य की आंखों में एक एक करके देखा। तुम इस देश के सबसे बहादुर सैनिक हो। इस देश का भाग्य तुम्हारे कंधों पर है। मैं यहीं रहूंगी, सोऊंगी नहीं और तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम मिशन पूरा करके वापस नहीं आ जाते। अपने साथियों पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो और आखिरी पल तक एक सैनिक के रूप में अपना सम्मान कभी मत खोना। उनके शब्द संक्षिप्त थे, लेकिन उन्होंने किसी भी लंबे भाषण से अधिक गहरी गूंज दी। टीम के सदस्यों ने अपने सीने में कुछ गर्म जलता हुआ महसूस किया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने राठौर को एक छोटा संचार उपकरण सौंपा। यह एक आपातकालीन संचार लाइन है जो सीधे मुझसे जुड़ी है। इसका उपयोग केवल तभी करना जब तुम्हें लगे कि यह आखिरी क्षण है। उस समय तक किसी भी संचार की अनुमति नहीं है। सावधान, पालन करूंगा। राठौर ने उपकरण प्राप्त किया
और उसे सावधानी से अपनी छाती की जेब में रख लिया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया। ये एक बिना शब्दों का प्रोत्साहन था, अब एक वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच नहीं, बल्कि एक ही रास्ते पर चलने वाले साथी सैनिकों के बीच। रात गहरी होती गई, प्रस्थान का समय आ गया। घने अंधेरे के बीच विशेष टीम बिना किसी आवाज के आगे बढ़ने लगी। उन्होंने उन्नत घुसपैठ उपकरणों का उपयोग करके दुश्मन के निगरानी नेटवर्क को भेद दिया। खड़ी पहाड़ी इलाके को पार करते हुए वे सैन्यीकृत क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। राठौर सबसे आगे चल रहा था, रास्ता बना रहा था। उसके पीछे सूबेदार, मेजर राव और अन्य टीम के सदस्य एक शरीर की तरह अनुसरण कर रहे थे। जितना गहरा वे दुश्मन के इलाके में गए, हवा उतनी ही ठंडी और भारी महसूस हुई। उनकी सभी इंद्रियां हर छोटी से छोटी आवाज के प्रति सतर्क थीं। हर कदम पतली बर्फ की परत पर चलने जैसा महसूस हो रहा था, तनाव से भरा हुआ। कई घंटों के संघर्ष के बाद वे अंततः लक्ष्य बिंदु के पास पहुंचे। दुश्मन की भूमिगत सुविधा के आसपास की सुरक्षा कल्पना से कहीं ज्यादा कड़ी थी। छिपे हुए निगरानी कैमरे, सेंसर और गश्ती दल हर जगह थे। राठौर ने दूरबीन के माध्यम से दुश्मन की सुरक्षा का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। फिर उसने अपने टीम के सदस्यों को हाथ के इशारे दिए। प्रत्येक को अपनी अपनी भूमिकाएं सौंपी। उसके निर्णय तेज और सटीक थे। ऑपरेशन शुरू हुआ। स्नाइपर ने चुपके से निगरानी टॉवर में गार्ड को मार गिराया, जबकि संचार विशेषज्ञ ने दुश्मन के संचार नेटवर्क को जाम कर दिया। उसी समय राठौर और हमलावर टीम ने बिना किसी आवाज के तार की बाढ़ काट दी और अंदर घुस गए। उनकी हरकतें भूतों की तरह थीं, जैसे कि उन्होंने वर्षों तक एक साथ प्रशिक्षण लिया हो। उन्होंने आदर्श समन्वय के साथ काम किया। भूमिगत सुविधा के प्रवेश द्वार को सुरक्षित करने के बाद वे सावधानी से अंदर गए। अंदर का हिस्सा एक जटिल भूल भुलैया जैसा था और लोगों की मौजूदगी के संकेत हर जगह महसूस हो रहे थे। एक लंबे गलियारे से गुजरते समय अचानक एक तेज अलार्म बजा। उनकी घुसपैठ का पता चल गया था। धत्त तेरे की, उन्हें पता चल गया है, अब योजना बदलो। राठौर की चीख के साथ ही पूरी तरह से सशस्त्र दुश्मन सैनिक गलियारे के दोनों सिरों से दौड़ने लगे। एक पल में वह भूमिगत सुविधा एक युद्ध के मैदान में बदल गई, जो गोलियों की आवाज और प्रकाश की चमक से भरी थी। विशेष टीम के सदस्यों ने तुरंत कवर लिया और जवाबी फायरिंग की। यद्यपि उनकी संख्या कम थी, उनमें से प्रत्येक एक के मुकाबले एक 100 की लड़ाकू शक्ति वाला एक विशिष्ट सैनिक था। उन्होंने शांति से दुश्मनों को मार गिराया। राठौर ने अग्रिम पंक्ति से लड़ाई का नेतृत्व किया। वह दुश्मनों को सटीकता से मार गिराते हुए स्थिति की निगरानी करता रहा और अपने लोगों को आदेश देता रहा। अल्फा टीम, दाहिने गलियारे को सुरक्षित करो। ब्रावो टीम, मुझे कवर करो। हम केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में जा रहे हैं। उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं कांपी। भयंकर लड़ाई के बीच भी वह शांत रहा। उसके शांत आदेश के तहत टीम के सदस्य घबराए नहीं और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े। हालांकि दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। गोलियां हर तरफ से आ रही थीं और उसका एक साथी कंधे में गोली लगने से गिर गया। मेडिक, घायल का इलाज करो, राठौर चिल्लाया और गिरे हुए टीम के सदस्य की ओर दौड़ने वाला था, लेकिन सूबेदार मेजर राव ने उसे रोक लिया। कमांडर, नियंत्रण कक्ष में जाओ, हम यहां संभाल लेंगे, लेकिन अगर यहां टूट गया तो हम सब मर जाएंगे। जल्दी जाओ, यह आदेश है। सूबेदार मेजर राव ने राठौर की पीठ को धक्का देते हुए चिल्लाया। उसकी आंखों में अपने कमांडर के प्रति पूर्ण विश्वास था। राठौर ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर अपने दांत भींचकर मुड़ गया। वह सूबेदार मेजर राव और शेष टीम के सदस्यों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। उसे अपना मिशन पूरा करना था, सुनिश्चित करना कि तुम सब सुरक्षित रहो। इन शब्दों के साथ राठौर और शेष 2 टीम के सदस्य गोलियों की बौछार के बीच केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की ओर भागे। उसके पीछे भयंकर गोलीबारी और उसके साथियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। उसने आंसू रोके और दौड़ता रहा। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक भयंकर लड़ाई थी जिसमें उसकी और उसके साथियों की जान और सम्मान दांव पर लगा था। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का मोटा स्टील का दरवाजा कसकर बंद था। राठौर ने विस्फोट विशेषज्ञ हवलदार बोरा को आंखों से इशारा किया। बोरा ने जल्दी से दरवाजे पर एक छोटा स्टिकी बम लगाया। सब हटो, वह चिल्लाया। स्टील का दरवाजा एक गड़गड़ाहट के साथ फट गया और अंदर गिर गया।
राठौर और उसकी टीम ने एक स्टन ग्रेनेड फेंका और फिर तुरंत अंदर घुस गए। नियंत्रण कक्ष के अंदर कई दुश्मन अधिकारी और संचार ऑपरेटर थे। वे अचानक हमले से घबरा गए और कोई सार्थक प्रतिरोध नहीं कर सके। एक पल में नियंत्रण कक्ष पर कब्जा कर लिया गया। बोरा, सारा डेटा सुरक्षित करो। नायक ईश्वरण, सभी बाहरी संचार काट दो और हमारी वापसी का रास्ता तैयार करो। राठौर ने कमरे के बीच में विशाल ऑपरेशन स्थिति बोर्ड के पास जाते हुए जल्दी से आदेश दिए। उस बोर्ड पर एक भयावह योजना प्रदर्शित थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ एक स्थानीय उकसावे की योजना नहीं थी, यह एक बड़े पैमाने पर आश्चर्यजनक हमले की योजना थी ताकि एक खुला युद्ध शुरू हो सके। दुश्मन ने चुपके से इस भूमिगत ताप बने गए कि कहीं बनाने की तरह सुविधा में नई पीढ़ी की लंबी दूरी की रॉकेट आर्टिलरी तैनात की थी जो सीधे राजधानी पर हमला करने में सक्षम थी। कमीने, राठौर ने अनजाने में गाली दी। स्थिति बहुत गंभीर थी। अगर यह जानकारी तुरंत बाहर नहीं पहुंची तो एक बड़ी आपदा होगी। बोरा, डेटा बैकअप में और कितना समय लगेगा? कम से कम 10 मिनट लगेंगे कमांडर। डेटा बहुत बड़ा है। 10 मिनट? क्या हम तब तक टिक सकते हैं? तभी लाउड स्पीकर से दुश्मन कमांडर की आवाज आई। अंदर के चूहों, तुम पूरी तरह से घिर चुके हो। अभी आत्मसमर्पण कर दो और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। बाहरी गलियारे से गोलियों की आवाज और भी तेज हो गई, साथ ही भारी हथियारों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी। यह संकेत था कि सूबेदार मेजर राव के नेतृत्व में पिछला रक्षा मोर्चा अपनी सीमा पर पहुंच गया था। राठौर ने अपने दांत भींचे। बाहर निकलने का रास्ता व्यावहारिक रूप से बंद था। जीवित लौटना असंभव लग रहा था। जनरल शर्मा, क्या यही वह आखिरी क्षण था जिसका आपने उल्लेख किया था? राठौर ने अपनी छाती की जेब से आपातकालीन संचार उपकरण निकाला। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। इस बटन को दबाने से मुख्यालय को उसकी स्थिति का पता चल जाएगा, लेकिन साथ ही दुश्मन को भी पता चल जाएगा और वे अपने हमले को केंद्रित करेंगे। यह एक आखिरी प्रयास था जो इस जानकारी को संप्रेषित करने के लिए उनकी अपनी जान का बलिदान करता था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके परिवार का चेहरा कौंधा, फिर उसके अधीनस्थों के चेहरे जिन्होंने उस पर विश्वास किया था और उसका अनुसरण किया था। विशेष रूप से सूबेदार मेजर राव का चेहरा, जो इस समय भी उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। वह अब केवल अपने लिए नहीं जी सकता था, वह एक कमांडर था। बोरा, डेटा भेजने की तैयारी करो। ईश्वरण, जब मैं संकेत दूं तो नियंत्रण कक्ष में सभी उपकरणों को नष्ट कर दो और विनाशक विस्फोटक सक्रिय कर दो। कमांडर, फिर कमांडर का क्या होगा? दोनों सैनिकों के चेहरे सदमे से पीले पड़ गए। मैं यहां समय निकालूंगा, तुम्हें जीवित रहना होगा और इस जानकारी को वापस लाना होगा। राठौर ने उन पर एक कड़वी मुस्कान फेंकी। उसने कमरे के कोने में रखी एक भारी मशीन गन उठाई। यह आदेश है। तुम्हारे कमांडर के रूप में मैं अपना आखिरी आदेश दे रहा हूं। तुम्हें जीवित रहना होगा और मिशन पूरा करना होगा। उनकी आपत्तियों को सुने बिना वह नियंत्रण कक्ष के दरवाजे के पास गया और मशीन गन लगा दी। फिर उसने पूरी ताकत से आपातकालीन संचार उपकरण पर बटन दबाया। अल्फा टीम कॉलिंग, अल्फा टीम कॉलिंग, मुख्यालय, कृपया जवाब दें। उसकी आवाज, जो स्थैतिक शोर से मिश्रित थी, मुख्यालय नियंत्रण कक्ष के लाउड स्पीकरों में गूंजी। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा, जो रात भर स्थिति की निगरानी कर रही थीं, ने तुरंत माइक्रोफोन पकड़ा। मुख्यालय जवाब दे रहा है। आगे बढ़ो जनरल, हमने दुश्मन की आश्चर्यजनक हमले की योजना को सुरक्षित कर लिया है। डेटा अभी भेजा जा रहा है। यह सिर्फ एक उकसावा नहीं है, यह एक खुले युद्ध की योजना है। इसे रोकना होगा। राठौर की घबराई हुई आवाज के साथ बड़ी मात्रा में डेटा नियंत्रण कक्ष में मॉनिटर में आना शुरू हो गया। समझ गया विक्रम, डेटा प्राप्त हो रहा है। तुम्हारी स्थिति और हालात क्या हैं? हमने दुश्मन के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हम पूरी तरह से अलग थलग हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा का चेहरा कठोर हो गया। वह राठौर की आवाज में निराशा का भाव महसूस कर सकती थी। विक्रम, टिके रहो। मैं जितनी जल्दी हो सके सहायता बल भेजूंगी। हार मत मानो। नहीं जनरल, बहुत देर हो चुकी है। दुश्मन दरवाजा तोड़ रहा है। संचार के दूसरी तरफ एक जोरदार विस्फोट और भयंकर गोलीबारी की आवाज आई। बोरा, ईश्वरण, अब बाहर निकलो जल्दी। राठौर की हताश चीख सुनाई दी। जनरल, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं।
गोलियों की बौछार से बचते हुए उसने बोलने के लिए अपनी बची हुई ताकत जुटाई। मुझे आखिरी अवसर देने के लिए धन्यवाद। आपकी बदौलत मैं एक कायर के रूप में नहीं बल्कि एक सैनिक के रूप में मर सकता हूं। कृपया मेरे लोगों का ख्याल रखना। विक्रम, होश में आओ। विक्रम, लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा चिल्लाईं, लेकिन संचार वहीं कट गया। केवल स्थैतिक शोर की आवाज ने नियंत्रण कक्ष को भर दिया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उस मॉनिटर को घूरते हुए जहां डेटा लगातार आ रहा था, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसी समय दुश्मन की भूमिगत सुविधा के नियंत्रण कक्ष में राठौर ने अपनी भारी मशीन गन से हमलावर दुश्मनों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। बंदूक की बैरल गर्म हो गई और बारूद की गंध ने उसकी नाक में चुभन पैदा कर दी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। इसके बजाय उसका दिल शांत महसूस हो रहा था। वह अपना अंतिम कर्तव्य निभा रहा था। वह अपनी जान देकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा था। एक दुश्मन की गोली उसके कंधे में लगी। असहनीय दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और ट्रिगर नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी और बच्चों के चेहरे आखिरी बार उसके दिमाग में कौंधे। मुझे माफ करना और मैं तुमसे प्यार करता हूं। तभी एक शक्तिशाली विस्फोट ने पूरे नियंत्रण कक्ष को हिला दिया, जिससे वह ढह गया। बोरा और ईश्वरन द्वारा भागते समय सक्रिय किया गया विनाशक विस्फोटक फट गया था। राठौर ने आग की लपटों और उसे निगलते अंधेरे के बीच थोड़ी मुस्कान दी। वह अंततः एक सच्चा सैनिक बन गया था। राठौर से अंतिम संचार कटने के बाद पैरा एसएफ मुख्यालय का नियंत्रण कक्ष एक भारी चुप्पी में डूब गया। मॉनिटर स्क्रीन पर डेटा भेजना पूरा हुआ शब्द ठंडे रूप से प्रदर्शित था। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने एक कठोर चेहरे के साथ उस लेखन को देखा। उनके आसपास के कर्मचारी अगले आदेश की प्रतीक्षा में अपनी सांस रोके हुए थे। वह जानती थीं कि राठौर और उसकी टीम के जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन वह एक कमांडर थीं। वह आखिरी पल तक उम्मीद नहीं खो सकती थीं। तुरंत सेना प्रमुख को रिपोर्ट करें और संकट टीम को सक्रिय करें। पूरी सेना के लिए हाई अलर्ट की तैयारी करें और एक खोज और बचाव अभियान की योजना बनाएं। सभी उपलब्ध संसाधनों को इस धारणा के साथ तैनात करें कि अभी भी जीवित बचे लोग हैं, भले ही केवल एक व्यक्ति हो। उनकी आवाज दृढ़ और बिना किसी कंपन के थी। भावनाओं में डूबने का समय नहीं था। राठौर की जान से चुकाई गई जानकारी अब उनके हाथों में थी और लाखों लोगों की जान इस पर निर्भर थी कि वह इसका उपयोग कैसे करती हैं। तुरंत पूरी सशस्त्र सेना युद्ध की तैयारी की स्थिति में आ गई। राठौर द्वारा भेजा गया डेटा दुश्मन की आश्चर्यजनक हमले की योजना का महत्वपूर्ण सबूत। 2000 लंबी दूरी की रॉकेट आर्टिलरी का स्थान, उसकी विशिष्टताएं और अनुमानित प्रक्षेपण समय, सब कुछ विस्तार से प्रकट हो गया था। इस जानकारी के आधार पर सेना ने दुश्मन की योजना को विफल करने के लिए एक जवाबी अभियान शुरू किया। स्टील्थ लड़ाकू जेट तैनात किए गए और सटीक बमों ने दुश्मन के भूमिगत रॉकेट आर्टिलरी बेस पर सटीकता से हमला किया। इससे पहले कि दुश्मन अपना हमला शुरू कर पाता, उनकी शक्ति का केंद्र मलबे में बदल गया था। उसी समय पैरा एसएफ की एक विशिष्ट बचाव इकाई को हेलीकॉप्टर द्वारा ऑपरेशन क्षेत्र में भेजा गया। उनका मिशन ढह चुकी दुश्मन की भूमिगत सुविधा में विशेष टीम के निशान खोजना था। हालांकि ऑपरेशन आसान नहीं था। विस्फोट के कारण सुविधा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और अतिरिक्त ढहने का खतरा और शेष दुश्मन सैनिकों के प्रतिरोध ने खोज प्रक्रिया को धीमा कर दिया। कई दिनों तक दिन रात की खोज के बाद बचाव दल को अंततः जीवित बचे लोग मिले। चमत्कारिक रूप से हवलदार बोरा और नायक ईश्वरन, जो राठौर के अंतिम आदेश पर भागने में सफल रहे थे, जीवित पाए गए। इसी तरह सूबेदार मेजर राव, जो पिछली पंक्ति में टिके रहे थे और विस्फोट के कारण मलबे में दबकर बेहोश हो गए थे, भी जीवित थे। वे सभी गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन सौभाग्य से उनकी जान बच गई थी। लेकिन राठौर की कोई निशानी कहीं नहीं मिली। बचाव दल ने केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के मलबे पर अपनी खोज केंद्रित की, जहां उसकी अंतिम लड़ाई हुई थी, और अंत में मलबे के ढेर के बीच उन्होंने एक जली हुई भारी मशीन गन पाई जो पहचानने योग्य नहीं थी, और उसके बगल में राठौर का शव। वह अंतिम क्षण तक ट्रिगर पकड़े हुए शहीद हो गया था।
उसके हाथ में एक नष्ट हुआ आपातकालीन संचार उपकरण कसकर पकड़ा हुआ था। राठौर और शहीद हुए टीम के सदस्यों के शवों को हेलीकॉप्टर द्वारा चुपचाप निकाला गया। उनके बलिदान के कारण एक भयानक युद्ध संकट टल गया था, लेकिन किसी ने भी जीत का जश्न नहीं मनाया। पूरी यूनिट गहरे दुख में डूबी हुई थी। कुछ समय बाद शहीद हुए नायकों के लिए एक संयुक्त सैन्य अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व सीधे सेना प्रमुख ने किया। अंतिम संस्कार हॉल में सैन्य के शीर्ष अधिकारी, पीड़ितों के परिवार और जीवित बचे टीम के सदस्य उदास चेहरों के साथ उपस्थित थे। राठौर की तस्वीर में वह एक उज्जवल मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था, पसीने से भीगा हुआ चेहरा जैसे अभी अभी प्रशिक्षण समाप्त किया हो। उसकी पत्नी और बच्चे गले लगकर रो रहे थे, जिससे देखने वाले सभी का दिल टूट गया। स्तुतिगान पढ़ने के लिए मंच पर आने वाली लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा थीं, पूरी तरह से काले कपड़ों में। उनका सामान्य रूप से ठंडा चेहरा अब गहरे दुख से भरा था। उन्होंने तैयार की गई स्तुतिगान की पांडुलिपि को एक पल के लिए देखा, फिर उसे एक तरफ रख दिया और अपने दिल से बोलना शुरू कर दिया। आज हम यहाँ अपने सबसे बहादुर नायकों को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनकी आवाज कांप रही थी। जब मैं पहली बार विक्रम नामक एक सैनिक से मिली तो मैंने उसे गलत समझा। मैंने केवल उसकी बाहरी उपस्थिति को देखा और उसके सच्चे सार को देखने में असमर्थ रही, लेकिन उसके जीवन के माध्यम से और उसकी मृत्यु के माध्यम से उसने मुझे मेरी मूर्खता का एहसास कराया। उन्होंने सीधे राठौर की तस्वीर को देखा और जारी रखा। शायद वह एक आदर्श सैनिक नहीं था। उसने गलतियां की, उसने भूलें की, लेकिन वह भागा नहीं। उसने उसे दिए गए आखिरी अवसर से मुंह नहीं मोड़ा और सबसे खतरनाक जगह पर सबसे बहादुरी से लड़ा। उसने अपने साथियों को बचाने और इस देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसने मुझे और हम सभी को दिखाया कि एक सच्चे सैनिक का मार्ग क्या होता है। गर्म आंसू उसके गालों पर बहने लगे। विक्रम और मेरे शहीद सैनिकों, गर्व के साथ तुम्हारे बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। इस देश की शांति और सम्मान जिसे तुमने बनाए रखा, हम जो जीवित हैं अपनी पूरी आत्मा से उसकी रक्षा करेंगे। शांति से आराम करो। उनकी स्तुतिगान समाप्त होने के बाद हॉल में मौजूद सभी सैनिकों ने एक साथ सलामी दी। उनकी सलामी एक ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वोच्च सम्मान और दुख का प्रतीक थी जो कभी कायर था, लेकिन अंत में सबसे बड़े नायक के रूप में शहीद हुआ। समारोह समाप्त होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा अकेले राठौर के परिवार के पास गईं। वह राठौर की पत्नी के सामने खड़ी हुईं, जो अभी भी रो रही थी, और बिना किसी शब्द के उन्होंने अपना सिर गहराई से झुका लिया। उसके कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। राठौर की पत्नी ने अपने आंसू पोंछे और उसके पास आकर धीरे से कहा, मेरे पति एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर मजबूत होने का नाटक किया, लेकिन अपने दिल में वह सबसे कमजोर और अकेले व्यक्ति थे। धन्यवाद जनरल, उन्हें एक सच्चे सैनिक के रूप में सम्मान बनाए रखने का अवसर देने के लिए। उस आखिरी क्षण में दोनों महिलाएं एक दूसरे को देखकर चुपचाप रोईं। उनके आंसुओं में एक पुरुष को खोने का दुख और उसकी सम्मानजनक मृत्यु पर राहत दोनों थी। राठौर की कहानी वहीं समाप्त हो गई। उसका नाम नायकों के आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया था। एक गुप्त ऑपरेशन के हिस्से के रूप में दफन कर दिया गया, लेकिन उसका बलिदान और अंतिम साहस उन लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहा जो उसे याद करते थे। एक किंवदंती बन गए। राठौर के अंतिम संस्कार के बाद सेना के भीतर एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन की हवा बहने लगी। उसकी मृत्यु से जुड़े गुप्त ऑपरेशन की पूरी कहानी कभी भी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई, लेकिन आंतरिक हलकों में यह कहानी एक किंवदंती की तरह फैल गई। एक अहंकारी और भ्रष्ट कमांडर ने अपनी गलतियों से पश्चाताप किया और सबसे वीर मृत्यु को प्राप्त किया। इस कहानी ने कई सैनिकों को गहरी प्रेरणा दी, विशेष रूप से लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा का नेतृत्व, जिन्होंने उसे अंतिम अवसर दिया और उसकी वास्तविक क्षमता को बाहर निकाला, सभी कमांडरों के लिए एक आदर्श बन गया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने राठौर से किया, अपना वादा निभाया। उन्होंने जीवित बचे टीम के सदस्यों पर विशेष ध्यान दिया। सूबेदार मेजर प्रकाश राव, हवलदार बोरा और नायक ईश्वरन, उन सभी को एक रैंक की असाधारण पदोन्नति मिली और उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने उन्हें अपनी पोस्टिंग चुनने की स्वतंत्रता भी दी, लेकिन उन सभी ने पैरा एसएफ में ही रहने का फैसला किया। राठौर के साथ
अंतिम मिशन ने एक अमिट घाव छोड़ा था, लेकिन इसने उनके दिलों में एक सैनिक के रूप में गर्व और गहरी भाईचारे की भावना भी पैदा की थी। उन्होंने राठौर की भावना को जारी रखते हुए सबसे खतरनाक जगह पर देश की रक्षा करने का रास्ता चुना। सूबेदार मेजर राव ने बाद में एनसीओ स्कूल में एक प्रशिक्षक बनने के लिए स्वेच्छा से काम किया। जो उन्होंने राठौर से एक सच्चे कमांडर के रवैये के बारे में सीखा था, उसे अपने जूनियरों को सिखाया। राठौर के परिवार को राष्ट्रीय नायकों के परिवार के बराबर सर्वोच्च सम्मान मिला। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने भी व्यक्तिगत रूप से उनका ख्याल रखना जारी रखा। अपनी व्यस्तता के बीच वह कभी कभी राठौर के बच्चों से मिलने जाती, उन्हें उनके पिता की बहादुरी की कहानियां सुनाती और उन्हें महान व्यक्ति बनने के लिए एक वफादार समर्थक बनी। राठौर की पत्नी अपने पति को खोने के दुख के बीच इस तथ्य में थोड़ी राहत पाई कि उसके पति को अंततः एक सम्मानित नायक के रूप में याद किया गया और उसने दृढ़ता से अपना जीवन जारी रखा। इस बीच कर्नल वर्मा, जिन्होंने राठौर को छोड़ दिया था, और उनके दोस्तों और वरिष्ठों, जिन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था, को उसकी वीर मृत्यु के सामने गहरी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने सहयोगी को छोड़ दिया, लेकिन राठौर ने सभी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनका करियर शायद सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन एक अमिट दाग हमेशा उनके दिलों पर रहेगा, खासकर कर्नल वर्मा के। कुछ ही समय बाद उन्हें एक नॉन जॉब पद पर स्थानांतरित कर दिया गया और उनका सैन्य करियर व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया। ऐसी अफवाहें थीं कि इसके पीछे लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा का एक अदृश्य प्रभाव था। समय बीतता गया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा इस सफल ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए, उनकी सेवाओं के लिए इतिहास में पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में उल्लेखित होने लगीं। वह नहीं बदलीं, चुपचाप अपना कर्तव्य निभाती रहीं, लेकिन उन्होंने एक नरम और गहरा नेतृत्व दिखाया। राठौर की मृत्यु ने उनके लिए भी एक बड़ा बदलाव लाया था। उन्होंने किसी व्यक्ति की क्षमता को देखकर और उसे अंतिम अवसर देकर एक नायक को जन्म दिया था, लेकिन साथ ही वह उसे मौत के मुंह में भेजने के अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सकी। उन्होंने अपने दिल में यह बैठा लिया कि प्रत्येक कमांडर अपने अधीनस्थों के जीवन और मृत्यु पर एक भारी जिम्मेदारी वहन करता है, और उन्होंने अपने अधीनस्थों के साथ अधिक सावधानी और गर्मजोशी से व्यवहार किया। एक दिन एक उज्जवल शरद ऋतु में लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा अकेले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गईं। वह राठौर के समाधि लेख के सामने खड़ी हुईं, जो जनरलों के ब्लॉक में नहीं बल्कि सैनिकों के समाधि ब्लॉक में थोड़ा अलग स्थित था। उसके समाधि लेख पर कोई भव्य रैंक या सम्मान चिन्ह अंकित नहीं था, केवल मेजर इन्फेंट्री विक्रम सिंह राठौर का नाम और उनकी जन्म और मृत्यु की तारीख संक्षिप्त रूप से अंकित थी। उन्होंने तैयार किए गए गुलदाउदी के फूल को समाधि लेख के सामने रखा और चुपचाप सलामी दी। विक्रम, कैसे हो? तुम्हें गए हुए 1 साल हो गया है। वह समाधि लेख के बगल में बैठ गईं और ऐसे बात करने लगीं जैसे किसी जीवित व्यक्ति से कर रही हों। तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बदल गया है, सेना और मैं खुद भी। जिस शांति को तुमने अपनी जान देकर बनाए रखा है, उसमें तुम्हारे बच्चे अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले तुम्हारे बेटे ने मुझसे कहा कि वह एक सैनिक बनना चाहता है, अपने पिता की तरह एक बहादुर सैनिक बनना चाहता है। एक हल्की मुस्कान उनके होठों पर उभरी। यद्यपि तुम एक अनाम नायक बने रहे, तुम्हारी आत्मा इस तरह जीवित और सांस ले रही है। तुमने जो साहस और बलिदान दिखाया, वह हम बचे हुए लोगों के लिए एक शाश्वत दीपक होगा। उन्होंने चुपचाप उस समाधि लेख को लंबे समय तक सहलाया। उस ठंडे समाधि लेख से वह मानो उस दिन की भयंकर लड़ाई और राठौर की अंतिम छवि को महसूस कर सकती थीं। वह खड़ी हुईं और आखिरी बार फुसफुसाईं, धन्यवाद मेरे साथी सैनिक, और मुझे माफ कर दो। यह कहने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ीं और कब्रिस्तान क्षेत्र से चली गईं। शरद ऋतु की धूप उनके कंधों पर गर्मजोशी से चमक रही थी। उनके कदम पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और मजबूत लग रहे थे। राठौर द्वारा छोड़ी गई विरासत को अपने दिल में लेकर वह उस रास्ते पर चलती रहेंगी जो उन्हें चलना था, यह साबित करते हुए कि कैसे एक व्यक्ति का सच्चा परिवर्तन और बलिदान दुनिया को बदल सकता है और दूसरों के दिलों में हमेशा जीवित रह सकता है। समय बीतता रहा। जिस प्रतीक्षा कक्ष में कभी संयुक्त रणनीति बैठक हुई थी, उसे और अधिक आधुनिक बनाने के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। लेकिन
जो अधिकारी बारी बारी से वहां से गुजरते थे, उनके बीच एक महान कहानी लगातार सुनाई जाती थी। एक अहंकारी मेजर की कहानी जिसने एक नई महिला पैरा एसएफ जनरल का अपमान किया, फिर एक घातक ऑपरेशन के माध्यम से अपना सम्मान बहाल किया और एक नायक के रूप में शहीद हो गया। कहानी का विवरण कभी कभी बदल जाता और बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता, लेकिन उसके भीतर का सबक वही रहा जो नई पीढ़ी के अधिकारियों को विरासत में मिला। सूबेदार मेजर राव को नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया और अंततः वह पैरा एसएफ में सूबेदार मेजर बन गए। वह अपनी यूनिट में एक जीवित इतिहास और आध्यात्मिक स्तंभ बन गए। उन्होंने नए पैरा एसएफ जनरलों का साथ दिया, मेरा साथ किया, बाकर संबद्धोन्नत किया गया, विभिन्न लड़ाइयों में अपने अनुभव और अपने साथियों की कहानियां सुनाई। वह अक्सर नए एनसीओ को मेजर राठौर की कहानी सुनाते थे। एक कमांडर कौन होता है? वह नहीं जिसका रैंक ऊंचा हो या आवाज तेज हो, वह व्यक्ति जो सबसे खतरनाक जगह पर सबसे पहले कूदने के लिए तैयार हो और अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो, वही सच्चा कमांडर है। और मैं केवल एक ऐसे कमांडर को जानता हूं। उनकी कहानी युवा एनसीओ के दिलों में एक गहरी गूंज छोड़ गई। राठौर का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन उसे याद करने वाले उसके साथियों के मुंह से वह सेना के अलिखित इतिहास में अमर हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया और सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुई। सेना छोड़ने के बाद उन्होंने रक्षा नीति सलाहकार के रूप में देश की सुरक्षा में योगदान देना जारी रखा। उन्हें अक्सर सैन्य अकादमी या नए अधिकारी पाठ्यक्रमों में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता था और हर बार वह अपने नेतृत्व के दर्शन के बारे में बात करती थीं। नेता लोगों को दंडित करने की स्थिति नहीं है, बल्कि लोगों को बचाने की स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति में कमजोरियां और ताकतें दोनों होती हैं, प्रकाश और छाया दोनों। सच्चा नेता वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति की अंधेरी छाया में प्रकाश खोजने और उसे बाहर निकालने में सक्षम हो। कभी कभी इस प्रक्रिया में असाधारण जोखिम और बलिदान की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप इससे डरते हैं और किसी पर हार मान लेते हैं, तो आप एक नेता के रूप में अपनी योग्यता खो देते हैं। उनके शब्दों में हमेशा राठौर की कहानी निहित होती थी। उन्होंने कभी भी उसका नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि वह किसके बारे में बात कर रही थीं। वह राठौर के प्रति बैणी महसूस करती थीं और जीवन भर उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उसका बलिदान व्यर्थ न जाए। राठौर का बेटा भीम अपने पिता के नक्शकदम पर चला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश किया। उसे अपने पिता की लगभग कोई याद नहीं थी, लेकिन अपनी मां और सेवानिवृत्त जनरल शर्मा की कहानियों के माध्यम से उसने अपने दिल में यह बैठा लिया कि उसके पिता कितने महान नायक थे। उसने कसम खाई कि वह एक महान सैनिक बनेगा ताकि अपने पिता के नाम पर कोई दाग न लगे। जब वह एक कैडेट था तो उसने उस सैनिक के बारे में एक निबंध लिखा जिसका वह सबसे अधिक सम्मान करता था। उसने अपने पिता मेजर राठौर के बारे में लिखा, मेरे पिता एक सितारे वाले जनरल या महान रणनीतिकार नहीं थे जिन्होंने युद्ध का रुख बदल दिया। उन्होंने गलतियां की, कभी कभी कायर थे और कई लोगों को चोट पहुंचाई, लेकिन वह अपनी गलतियों से भागे नहीं और सबसे निर्णायक क्षण में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं एक आदर्श नायक की प्रशंसा नहीं करता, मैं विक्रम नामक उस इंसान की प्रशंसा करता हूं, मेरे पिता, जिन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का साहस किया। उनकी अंतिम छवि सैनिक भावना का सच्चा प्रतीक है। उनके लेखन ने कई कैडेटों को बहुत प्रेरणा दी और अकादमी में एक गर्म चर्चा का विषय बन गया। राठौर की कहानी अब उसके बेटे के माध्यम से एक नई पीढ़ी को विरासत में मिली थी। एक दिन सर्दियों में सेवानिवृत्त जनरल शर्मा को राठौर की पत्नी से एक पत्र मिला। उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। यह आखिरी तस्वीर थी जो राठौर ने विशेष मिशन पर जाने से पहले चुपके से अपने परिवार को भेजी थी। उस तस्वीर में वह अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और दृढ़ संकल्प था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उस तस्वीर के पीछे एक संक्षिप्त वाक्य लिखा था, अगर मैं फिर से पैदा हुआ तो मुझे लगता है कि मैं फिर भी एक सैनिक बनूंगा। अगले जीवन में मैं एक ऐसा सैनिक बनना चाहता हूं जो शर्मिंदा न हो। जनरल शर्मा ने उस तस्वीर को अपनी छाती से लगा लिया और चुपचाप रोईं। वह स्वर्ग में राठौर को बताना चाहती थीं कि वह दुनिया का सबसे सम्मानित और महान सैनिक बन गया था।
एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन उसने जो कहानी छोड़ी वह कभी खत्म नहीं होगी। कई लोगों के दिलों में जारी रहेगी। समय में सब कुछ बदलने की शक्ति होती है। मजबूत सैन्य मुख्यालय की इमारतें पुरानी हो गईं और नई इमारतों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गईं। जो अधिकारी अपनी युवावस्था को देश के लिए समर्पित करते थे, वे एक एक करके अपनी वर्दी उतारते और समाज में लौट आते। जिस युग में राठौर और लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा की कहानी हुई थी, उसके मुख्य पात्र भी इतिहास में समा गए थे। लेकिन कुछ कहानियां समय के साथ नहीं मिटती, बल्कि और मजबूत होकर किंवदंती बन जाती हैं। राठौर की कहानी उनमें से एक थी। उसकी कहानी अब केवल कुछ लोगों की यादों में नहीं थी। कहानी का उपयोग सैन्य परिवेश में अनौपचारिक शिक्षा सामग्री के रूप में किया जाने लगा। अधिकारियों या नए एनसीओ के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण में या संकट की स्थितियों में कमांडर के निर्णय लेने पर सामरिक चर्चाओं में। उसका मामला मेजर वी की घटना के रूप में सामने आया। प्रशिक्षु मेजर वी द्वारा शुरुआत में दिखाए गए गलत नेतृत्व और कैसे उन्होंने एक आत्म बलिदान करने वाले नायक में नाटकीय परिवर्तन का अनुभव किया, उसके बारे में सीखते और चर्चा करते। उनका जीवन एक बेहतरीन शिक्षण सामग्री बन गया, जो नेतृत्व के सभी पहलुओं को दिखाता था, असफल और सफल दोनों। राठौर का बेटा भीम सैन्य अकादमी से सुचारू रूप से स्नातक हुआ और उसे लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। अपने पिता की तरह उसने एक इन्फेंट्री अधिकारी के रूप में मार्ग चुना और सीमा पर सबसे कठिन यूनिट में सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। उसने अपने पिता के बड़े नाम या अपनी मां की चिंताओं पर भरोसा किए बिना अपनी ताकत से अपना सैन्य करियर बनाया। उसने असाधारण नेतृत्व क्षमता दिखाई और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह एक ऐसा कमांडर बन गया जो अपने अधीनस्थों से ईमानदारी से प्यार करता और उनका सम्मान करता था। उसके लोग उसे पिता जैसा कमांडर कहते थे और उसके प्रति बहुत वफादार थे। उसने कभी भी अपने अधीनस्थों के सामने अधिकार का दिखावा नहीं किया और हमेशा सबसे कठिन प्रशिक्षण में सबसे आगे रहता था। उसकी छवि में लोगों ने युवा राठौर को नहीं, बल्कि उसके अंतिम क्षणों में नायक राठौर को देखा। सेवानिवृत्त जनरल शर्मा ने अपना बुढ़ापा एक शांत गांव में बिताया। वह अब दुनिया के मामलों में शामिल नहीं थीं, लेकिन सेना में उनके जूनियर अभी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सलाह लेने आते थे। उनके घर की एक दीवार पर विशेष टीम के ऑपरेशन के दौरान ली गई एकमात्र समूह तस्वीर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में, जो जाने से पहले अंधेरे में ली गई थी, राठौर और उसकी टीम के सदस्य दृढ़ भाव से कैमरे को देख रहे थे। हर सुबह जनरल शर्मा उस तस्वीर को देखती, उस दिन के वादे और बलिदान को याद करती। उनके लिए वह तस्वीर एक जिम्मेदारी का बोझ थी, जिसे उन्हें जीवन भर उठाना था, साथ ही एक सैनिक के रूप में एक गर्व भी। एक दिन रक्षा मंत्रालय ने अतीत के अनसुलझे ऑपरेशन रिकॉर्ड की समीक्षा करने की प्रक्रिया में राठौर की विशेष टीम के ऑपरेशन की फाइल फिर से खोली। उस समय ऑपरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गोपनीय रखा गया था, लेकिन अब एक लंबा समय बीत जाने के बाद यह माना गया कि इसे प्रकट करने में कोई समस्या नहीं है। यह राय सामने आई कि उसके बलिदान को उचित सम्मान नहीं मिला था। लंबी बहस के बाद बोर्ड ने मेजर राठौर और शहीद हुए टीम के सदस्यों को मरणोपरांत अशोक चक्र, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान, प्रदान करने का फैसला किया। पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सादगीपूर्ण लेकिन गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित किया गया। राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और उन्होंने राठौर की सफेद बालों वाली पत्नी और उसके बेटे भीम, जो अब एक कैप्टन बन चुका था, को सम्मान चिन्ह सौंपा। सेवानिवृत्त जनरल शर्मा, जो व्हील चेयर पर थीं, और सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर राव, जो अधेड़ उम्र में प्रवेश कर चुके थे, भी वहां उपस्थित थे। अपने भाषण में राष्ट्रपति ने कहा, आज हम एक ऐसे नायक का नाम लेंगे जो बहुत लंबे समय तक अंधेरे में छिपा रहा। दिवंगत मेजर विक्रम सिंह राठौर। वह एक सच्चे सैनिक थे जिन्होंने अपनी गलतियों का एक सम्मानजनक बलिदान के साथ प्रायश्चित किया और राष्ट्र को संकट से बचाया। उनका जीवन हमसे सवाल करता है, सच्चा साहस क्या है, सच्चा सम्मान क्या है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यह कभी असफल न होने के बारे में नहीं है, बल्कि असफल होने के बाद फिर से उठने के साहस और जान देकर गलतियों की जिम्मेदारी लेने के रवैये के बारे में है। देश हमेशा उनका नाम याद रखेगा। समारोह समाप्त होने के बाद
कैप्टन भीम अपने पिता के समाधि लेख के सामने खड़ा हुआ। उसने सावधानी से अपने पिता का सम्मान पदक समाधि लेख पर रखा। वह पदक धूप में खूबसूरती से चमक रहा था। उसने अपने पिता के नाम से खुदे ठंडे समाधि लेख को सहलाया और फुसफुसाया, पिताजी, अब आप शांति से आराम करें। आप मेरे जीवन भर का गर्व हैं। उसके पीछे जनरल शर्मा और सूबेदार मेजर राव पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उन तीन लोगों का संबंध, जो कभी बुरे भाग्य से शुरू हुआ था, अब एक ही नायक को याद करने के लिए एक गहरे बंधन में बंधा हुआ था। राठौर की कहानी को अंततः इतिहास का एक आधिकारिक हिस्सा बनकर पूर्ण सम्मान मिला। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उसने जो भावना छोड़ी वह अगली पीढ़ी को विरासत में मिली। एक ऐसी नींव बन गई जिसने भारतीय सेना को और अधिक मजबूत और न्यायपूर्ण बनाया। कैप्टन भीम अपने पिता के अधूरे सपनों की ओर आगे बढ़ता रहा। वह अपने पिता की तरह मेजर बन गया और संयोग से उसे एक इन्फेंट्री बटालियन का कमांडर नियुक्त किया गया, वही यूनिट जिसका नेतृत्व आखिरी बार उसके पिता ने किया था। बटालियन के इतिहास के अभिलेखागार में एक धूल भरे कोने में उसे एक पुराने एल्बम में अपने पिता की एक तस्वीर मिली। यह उसके पिता की कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण समारोह की तस्वीर थी। यूनिट का झंडा प्राप्त करते समय अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसने उस तस्वीर को अपनी काम की मेज पर रखा और हर सुबह वह उस तस्वीर को देखता और चुपचाप अपने पिता से बातचीत करता। पिताजी, क्या आप मुझे देख रहे हैं? जिस यूनिट की आप रक्षा करना चाहते थे उसकी अब मैं रक्षा करूंगा। मैं आपकी तरह गलतियां नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं भटक जाऊं तो कृपया मुझे स्वर्ग से सही रास्ता दिखाना। उसने बटालियन का नेतृत्व अपने पिता से अलग तरीके से किया। उसने अधिकार के बजाय विश्वास दिया, डांट के बजाय प्रोत्साहन दिया। उसे अपने सभी अधीनस्थों के नाम याद थे और वह उनकी व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान से ध्यान देता था। उसके नेतृत्व में बटालियन कमान की सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू यूनिट बन गई। उसके अधीनस्थ वास्तव में उसका सम्मान करते थे और उसका अनुसरण करते थे। वह नए युग की जरूरत वाले आदर्श कमांडर का प्रतीक बन गया, अपने पिता से भी आगे। जनरल शर्मा ने अपना शेष जीवन शांति से बिताया और परिवार के बीच अपनी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पूर्व सेना प्रमुख के रूप में सर्वोच्च सम्मान के साथ किया गया। उनकी वसीयत के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को राठौर की कब्र के बगल में दफनाया गया, न कि जनरलों के भव्य समाधि ब्लॉक में। वह मरने के बाद भी अपने अधीनस्थों की रक्षा करने वाली कमांडर बनी रहना चाहती थीं। अब दोनों समाधि लेख राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आने वाले आगंतुकों का स्वागत करते हुए साथ साथ खड़े हैं। दो सैनिकों की कहानी जो कभी दुश्मन थे लेकिन अंत में एक दूसरे को बड़ा किया और बचाया, अब हमेशा के लिए एकजुट हो गए हैं। सूबेदार मेजर राव सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में एक विशेषज्ञ गाइड के रूप में एक नया जीवन शुरू किया। आम जनता को अपने अनुभव बताते हुए उन्होंने कई आगंतुकों को भारतीय सेना के इतिहास और उसके नायकों की कहानियां सुनाई और उनकी कहानी हमेशा मेजर वी की कहानी के साथ समाप्त होती थी। भाइयों और बहनों, युद्ध के नायक हमसे दूर नहीं हैं। यह कोई आदर्श व्यक्ति नहीं है जो नायक बनता है। हमारे जैसे साधारण लोग जो कभी कभी गलतियां करते हैं और स्वार्थी होते हैं, जब निर्णायक क्षण में वे व्यक्तिगत हितों को एक तरफ रख देते हैं और एक बड़े मूल्य के लिए साहस दिखाते हैं, तभी वे नायक बनते हैं। हमें जो याद रखना है वह उन साधारण लोगों का असाधारण साहस है। उनकी सच्ची कहानी ने कई लोगों को छुआ और सेना के प्रति समाज की धारणा को और अधिक सकारात्मक बनाने में एक छोटा सा योगदान दिया। समय बीतता गया और भीम अंततः एक सितारे वाले जनरल बन गए। वह उनका समाजकता एक सितारे वाले जनरल बन गए। सेना में सबसे सम्मानित कमांडरों में से एक बन गए। अपनी मां के साथ, जो अब एक दादी बन चुकी थीं, वह अपने पिता और जनरल शर्मा की कब्र पर गए। समाधि लेख के सामने फूल रखते हुए उन्होंने अपने पिता को याद किया, जो अब केवल एक धुंधली याद में बचे थे। पिताजी, मैं यहां तक पहुंच सका आपकी वजह से। सबसे बड़ी विरासत जो आपने मेरे लिए छोड़ी है वह है असफल होने से न डरने का साहस। धन्यवाद पिताजी। उन्होंने चुपचाप सलामी दी। उनके पीछे भारत का शांतिपूर्ण आकाश दूर दूर तक फैला हुआ था, वही आकाश जिसे राठौर अपनी जान देकर बचाना चाहता था। एक व्यक्ति के बलिदान से शुरू हुई कहानी
कई लोगों के जीवन के माध्यम से और अधिक गहरी और समृद्ध हो गई और अब एक राष्ट्र के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा बन गई है। यद्यपि शुरू में छोटा और शर्मनाक था, अंत में यह एक भव्य और सम्मानजनक महाकाव्य बन गया। एक नया युग आ गया था और सेना का चेहरा भी बहुत बदल गया था। उन्नत तकनीक सैन्य अभियानों का मूल बन गई थी और वह युग आ गया था जहां केवल साहस या बलिदान की भावना युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने युद्ध के मैदान पर प्रभुत्व जमा लिया था और साइबर स्पेस में लड़ाई वास्तविक दुनिया में लड़ाई जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई थी। राठौर, जनरल शर्मा और उनके युग की एनालॉग कहानी अब एक प्राचीन किंवदंती की तरह लगती है। जनरल भीम इस परिवर्तन के केंद्र में थे। उन्होंने भविष्य की रक्षा रणनीति तैयार करने, सेना के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण का नेतृत्व करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पिता की पीढ़ी के सैनिकों की सेवा और साहस की भावना को नए युग की जरूरत वाली तकनीक के साथ मिलाने की कोशिश की ताकि भारतीय सेना को एक उच्च स्तर पर ले जाया जा सके। एक दिन सैन्य इतिहास के अभिलेखागार में उन्हें संयोग से एक पुराना वीडियो मिला। यह जनरल शर्मा के जीवन काल का अंतिम साक्षात्कार वीडियो था। उस वीडियो में सफेद बालों वाली बूढ़ी जनरल अपनी सेवा को याद कर रही थीं और उनसे पूछा गया कि उनके लिए सबसे यादगार अधीनस्थ कौन था। वह एक पल के लिए चुप रहीं, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया। बहुत से महान अधीनस्थ थे, लेकिन अगर मुझे एक को चुनना हो तो मुझे एक मेजर की याद आती है जो अब दिवंगत हो चुके हैं। वह मेरी सबसे बड़ी समस्या थे, साथ ही मेरे सबसे बड़े शिक्षक भी। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और धीरे धीरे जारी रखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक नेता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आदर्श लोगों का नेतृत्व करना नहीं है, बल्कि अपूर्ण लोगों को उनकी अधिकतम क्षमता को बाहर निकालने में मदद करना है। प्रत्येक इंसान गलती कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस गलती को न दोहराया जाए और उसके माध्यम से विकसित हुआ जाए। उन्होंने इस तथ्य को अपने पूरे जीवन से साबित किया। मैंने उनसे सीखा कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। शायद मेरे पूरे सैन्य करियर में मैं कभी भी किसी ऐसे सैनिक को नहीं देखूंगी जिसने उनके जैसा नाटकीय विकास अनुभव किया हो। भीम ने चुपचाप उस वीडियो को देखा। पहली बार उन्होंने गहराई से समझा कि उनके पिता की मृत्यु का जनरल शर्मा के लिए क्या अर्थ था। यह सिर्फ एक वरिष्ठ और अधीनस्थ का संबंध नहीं था, बल्कि दो इंसानों के बीच एक गहरे आध्यात्मिक संबंध का परिणाम था। उन्होंने अचानक सोचा कि उनके पिता ने अपने अंतिम क्षणों में क्या सोचा होगा। क्या उन्हें वास्तव में लगा था कि उन्होंने अपनी सभी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया था, या उन्होंने पश्चाताप और भय में मृत्यु का सामना किया था? वह कभी नहीं जान पाएंगे। एक बात निश्चित थी, उनके चुनाव ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया था और इतिहास की दिशा मोड़ दी थी। भीम ने उस युग को याद किया जब उनके पिता जनरल शर्मा और सूबेदार मेजर राव जैसे पुरानी पीढ़ी के नायक सफल हुए थे। वह युग शायद अब की तुलना में अधिक अतार्किक और कठोर था, लेकिन उसमें भाईचारे, सम्मान और आत्म बलिदान जैसे अमूल्य मूल्य थे जो समय के साथ नहीं मिटते। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि भविष्य की सेना जिसका वह नेतृत्व करेंगे, उन्नत तकनीक की ठंडक के बीच इन मानवीय मूल्यों को नहीं खोएगी। उन्होंने एक बार फिर अपनी मेज पर अपने पिता की पुरानी तस्वीर को देखा। उस तस्वीर में उनके पिता अभी भी अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब भीम की आंखों में वह उस मुस्कान के पीछे विभिन्न अर्थ देख सकते थे। पश्चाताप और गर्व, भय और साहस, और अगले जीवन में एक गैर शर्मनाक सैनिक बनने की सच्ची इच्छा। पिताजी, आप एक बहुत ही महान और सम्मानित सैनिक बन गए थे। अब सारा बोझ उतार दो और शांति से आराम करो। भीम ने मन ही मन फुसफुसाया। उनकी आवाज में एक नए युग का नेतृत्व करने वाले कमांडर का मजबूत दृढ़ संकल्प था, साथ ही एक बेटे का अपने पिता के प्रति गहरा प्यार और सम्मान भी। यह कहानी युगों युगों तक चलती रही। जनरल भीम को लगा कि सेना छोड़ने का उनका समय आ गया है। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया था और जीवन भर अपने पिता के नाम पर कोई दाग न लगने की कोशिश की थी। अब वह उस भारी बोझ को उतारकर एक साधारण इंसान बनना चाहते थे। उनके पदत्याग समारोह में कई जूनियर सैनिक उपस्थित थे जो अपने सम्मानित कमांडर को विदाई दे रहे थे।
सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सैन्य अकादमी में प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया। कैडेटों को अपने अनुभव और ज्ञान विरासत में देकर एक नया जीवन शुरू किया। वह कठोर सैन्य रणनीति के सिद्धांतों के बजाय एक सैनिक के रूप में सही मूल्यों और नेतृत्व के बारे में बात करना पसंद करते थे। उनकी कक्षाएं हमेशा कैडेटों के बीच सबसे लोकप्रिय होती थीं। एक दिन वसंत में वह कैडेटों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक फील्ड लेक्चर के लिए ले गए। उन्होंने उन्हें अपने पिता और जनरल शर्मा के समाधि लेख के सामने इकट्ठा किया। आज यहां हमारा उद्देश्य केवल अतीत के नायकों को याद करना नहीं है, इन दो लोगों के संबंध के अतीत के कारक सा लेख कर जगाता माध्यम से हम महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं कि हमें एक सैनिक और एक इंसान के रूप में कैसे जीना चाहिए। उन्होंने शांति से अपने पिता और जनरल शर्मा की कहानी सुनाई जो वह जानते थे। पहली सबसे खराब मुलाकात से लेकर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने वाले अंतिम अवसर और एक दुखद लेकिन सम्मानजनक मृत्यु तक, कैडेटों ने उनकी कहानी को ध्यान से सुना। यह कहानी हमें बताती है कि हर कोई गलती कर सकता है और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गलती का प्रायश्चित करने का अवसर दिया जाए तो उससे बचने का साहस न हो। यह कहानी यह भी दिखाती है कि सच्चा नेता वह व्यक्ति नहीं है जो अधीनस्थ की गलतियों को दंडित करता है, बल्कि वह व्यक्ति है जो उसे फिर से उठने और उसकी क्षमता को बाहर निकालने का अवसर देता है। उन्होंने अपनी कहानी को दोनों समाधि लेखों को बारी बारी से देखते हुए समाप्त किया। ये दोनों लोग एक दूसरे के लिए सबसे कठिन परीक्षा और सबसे कार्य कर रहे हैं। बड़े उद्धारकर्ता थे। तुम भी अपने सैन्य करियर में बाद में कई परीक्षाओं और संघर्षों का सामना करोगे। हर बार जब ऐसा हो तो उनकी कहानी याद रखना और खुद से पूछना, क्या मैं एक बहादुर सैनिक हूं? क्या मैं एक बुद्धिमान नेता हूं? व्याख्यान समाप्त होने के बाद कैडेटों ने कब्रिस्तान क्षेत्र में घूमते हुए चिंतन किया। एक युवा महिला कैडेट प्रोफेसर भीम के पास आई और सावधानी से पूछा, प्रोफेसर, अगर मेजर राठौर उस ऑपरेशन से बच जाते तो इतिहास कैसे बदलता? भीम एक पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए और जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, वहां शहीद होकर जीवित लौटने के बजाय वह अपना सम्मान पूरी तरह से बहाल कर सके और कई लोगों के लिए एक गहरा सबक छोड़ सके। कभी कभी एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु कई लोगों को सही रास्ते पर ले जाने वाली दीपक बन सकती है। उनका जवाब सुनकर उस कैडेट ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक सैनिक के रूप में एक नया दृढ़ संकल्प झलक रहा था। भीम ने उसे देखा और महसूस किया कि उनके पिता से शुरू हुई कहानी अब पूरी तरह से अगली पीढ़ी के युवा सैनिकों को विरासत में मिल गई है। उन्होंने ऊपर के आकाश को देखा, नीले उज्जवल आकाश में उन्हें मानो अपने पिता और जनरल शर्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। ऐसा लगा कि सभी कहानियों ने अंततः अपनी जगह पा ली है। अहंकार, पूर्वाग्रह और घृणा से शुरू हुई लंबी कहानी, लेकिन क्षमा, सुलह और पीढ़ियों तक फैले सम्मान और प्रेम के साथ समाप्त हुई। अंततः पर्दा गिर गया और वह कहानी हमेशा भारतीय सेना को सहारा देने वाली कई किंवदंतियों में से एक के रूप में याद की जाएगी। दशकों बीत गए, मेजर राठौर और जनरल शर्मा की कहानी न केवल सैन्य हलकों में जानी गई, बल्कि आम जनता तक भी फैल गई। एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक वृत्तचित्र निर्माण टीम ने इस कहानी को उठाया और कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। लोग एक इंसान के नाटकीय परिवर्तन और बलिदान की कहानी और अपने समय से आगे की एक महिला नेता की कहानी से बहुत प्रभावित हुए। एक युवा फिल्म निर्देशक ने इस वृत्तचित्र को देखकर इसे एक फिल्म में रूपांतरित करने का फैसला किया। वह प्रोफेसर भीम से मिले, कई बार साक्षात्कार किया और सभी संबंधित सामग्रियों को खंगाला। वह केवल वीर युद्ध दृश्यों को प्रदर्शित करने वाली एक युद्ध फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि दोनों पात्रों के आंतरिक संघर्ष और विकास के बारे में एक गहरी मनोवैज्ञानिक ड्रामा बनाना चाहते थे। वर्षों की तैयारी के बाद फिल्म आखिरकार रिलीज हुई। इसका शीर्षक था अंतिम अवसर। फिल्म ने राठौर को उसके शुरुआती चालाक व्यक्तित्व से, उसके द्वारा झेले गए दुख और आंतरिक संघर्ष से लेकर उसके अंतिम क्षणों में उसके वीर चुनाव तक को यथार्थवादी रूप से चित्रित किया। फिल्म ने जनरल शर्मा द्वारा एक महिला सैनिक के रूप में सामना की गई कठिनाइयों और राठौर के प्रति उनके जटिल भावनात्मक परिवर्तनों को भी सावधानीपूर्वक चित्रित किया।
फिल्म का चरम बिंदु निश्चित रूप से राठौर की अंतिम लड़ाई का दृश्य था। यह जानते हुए कि उसकी मृत्यु निकट है, उसने अपने साथियों और अपने देश को बचाने के लिए अपना ट्रिगर नहीं छोड़ा। उसके दुखद दृश्य के साथ जनरल शर्मा द्वारा उसके अंतिम संस्कार समारोह में पढ़े गए स्तुतिगान ने दर्शकों को रुला दिया। फिल्म एक बड़ी सफलता थी और उस वर्ष के सभी फिल्म समारोह पुरस्कार जीते। राठौर की कहानी के माध्यम से लोगों ने सच्ची क्षमा और सम्मान की बहाली के अर्थ पर फिर से विचार किया। जनरल शर्मा के नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने इस युग की जरूरत वाले सच्चे नेता की छवि देखी। फिल्म की सफलता ने दोनों लोगों की कहानी को एक युग का प्रतीक बना दिया। प्रोफेसर भीम, जो सेवानिवृत्ति के बाद शांत जीवन जी रहे थे, को फिल्म के एक विशेष प्रीमियर में आमंत्रित किया गया था। वह एक अंधेरे सिनेमाघर में बैठे बड़े पर्दे पर अपने पिता के जीवन को चुपचाप देखते हुए, जब फिल्म समाप्त हुई और क्रेडिट रोल शुरू हुआ तो वह अपनी कुर्सी से उठ नहीं सके और चुपचाप रोए। उस फिल्म के माध्यम से वह अंततः अपने पिता के जीवन को पूरी तरह से समझ सके और उनके दुख को पूरे दिल से स्वीकार कर सके। स्क्रीनिंग समाप्त होने के बाद फिल्म निर्देशक उनके पास आए और पूछा, प्रोफेसर, फिल्म कैसी थी? क्या आपके पिता के सम्मान पर कोई दाग लगा है? भीम ने अपने आंसू पोंछे और निर्देशक का हाथ पकड़ा। नहीं, यह सबसे अच्छी फिल्म है। आपने मेरे पिता को फिर से जीवित कर दिया है। धन्यवाद। अब राठौर की कहानी सिर्फ एक सैन्य आंतरिक किंवदंती या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं थी। यह लोकप्रिय संस्कृति के क्षेत्र में एक जीवित, शाश्वत सामग्री बन गई थी। उनकी कहानी कई लोगों को प्रेरित करती रहेगी और इस सवाल का एक शाश्वत उत्तर बनेगी कि एक असफल इंसान कैसे एक महान नायक बन सकता है। जो सैनिक कभी सबसे शर्मनाक था, उसकी कहानी अब भारतीय राष्ट्र द्वारा सबसे अधिक गर्व की जाने वाली कहानी बन गई थी। और यह सारा परिवर्तन एक अहंकारी और मूर्खतापूर्ण वाक्य से शुरू हुआ था जो उसने एक महिला अधिकारी से कहा था।